हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 बिहार शिक्षक बहाली जो तीसरा चरण आया है उसका लेकर सेट आया हूँ आप लोगों के बीच। आज हम लोग कक्षा 6 से 8 तक यहाँ पर ध्यान देंगे। कक्षा 6 से 8 वाला सोशल साइंस का आप लोग प्रश्न करने वाले हैं, जो कि जिसमें समान अध्ययन और सामाजिक विज्ञान होने वाला है। तो दोस्तों, इसमें हम लोग समझेंगे कि क्या क्या इसमें कितना कितना प्रश्न पूछता है। तो ये आपको 3 पार्ट में आपको विभाजित होता है, 3 भाग में। पहला भाग में आपको लैंग्वेज होता है, जिसमें कि आपको 8 इंग्लिश होता है और 22 क्वेश्चन होता है हिंदी या उर्दू या बांग्ला, जो भी लोग सब्जेक्ट लेते हैं। उसके साथ आपको 40 क्वेश्चन आपका होता है जीएस होता है, जिसमें कि आपको 5 भाग में वो विभाजित होता है, जिसमें कि 8 क्वेश्चन मैथमेटिक्स, 8 क्वेश्चन साइंस, 8 क्वेश्चन करेंट अफेयर, 8 क्वेश्चन ज्योग्राफी और 8 क्वेश्चन हिस्ट्री से होता है, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से होता है। और उसके बाद जो कि इसमें 80 प्रश्न जो बचते हैं वो आपको अपने मेथड पेपर से होता है। तो दोस्तों, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको प्रीवियस ईयर 9/12/2008 देखिएगा, 9 दिसंबर 2023 को जो पूछा गया था वही मैं ये प्रश्न करवाने वाला हूँ फुल एनालिसिस के साथ। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो चैनल पर बने रहें और पूरा वीडियो देख करके ही जाएं, क्योंकि आपको जो भी विद्यार्थी टीचर की तैयारी कर रहे हैं उनका एग्जिट पक्का हो सके। और टाइम काफ़ी कम है, इसलिए मैं ज़्यादा आपको सेट लेकर कर आ रहा हूँ। एक ही वीडियो में 2 या 3 सेट इंक्लूड करके लेके आ रहा हूँ। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर बने रहें और जिन्हें भी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। जो भी विजिट करके आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर किया कीजिए, ठीक है। जिनके पास बुक नहीं है उनके पास पहुँच जाए और इस चीज़ का लाभ प्राप्त हो सके उन्हें भी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स, हम लोग आज देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा बीपीएससी टीआरई 3.0 का ये क्वेश्चन बैंक है। बीपीएससी टीआरई 1.0 और टीआरई 2.0 पर जो पिछले आपको एग्जामिनेशन में पूछा गया था। तो आज का पहला प्रश्न है, देखिएगा यहाँ से हम लोग लैंग्वेज का 6 to 8 यहाँ पर ध्यान देंगे। 6 to 8 का एग्जाम जो हुआ था सोशल साइंस का, लैंग्वेज क्वेश्चन हम लोग से यहाँ से देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर हम लोग ए एन और द का यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। देखिएगा यहाँ पर सरिता इज गोइंग टू ज्वाइन एज खालिस्तान वीडियो। द ए एन क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर देखिएगा यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है ना। आपको राइट आंसर बी होगा, यहाँ पर ए लगेगा कि सरिता इज गोइंग टू ज्वाइन एज अ वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 2 नंबर के, खालिस्तान वाशिंगटन पोस्ट इज द मोस्ट रीड न्यूज़पेपर इन द यूएसए। तो इसमें देखिएगा आपको राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, द वाशिंगटन लगेगा। क्या लगेगा यहाँ पर? द वाशिंगटन पोस्ट इज द मोस्ट रीड न्यूज़पेपर इन द यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 3 नंबर के, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ किचन। यानी कि आपको किचन का कौन सा पार्ट इसमें से नहीं है। आपको देखिएगा बकेट, गैसर, टैप, मोर देन वन ऑफ द एबव या कोई नहीं। 3 का यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि कौन सा पार्ट इसमें से नहीं है। देखिएगा, तो टैप यानी कि नल, किचन रसोई घर का भाग आपको संभव है, किंतु गैसर जो है कि और बकेट बाल्टी बाथरूम का भाग है ये सब, ठीक ना। बकेट और गैसर जो है कि आपको बाथरूम का भाग है, ये तो संभव है, लेकिन आपको ये दोनों ये नहीं है। यहाँ पर देखिए एक से ज़्यादा हो जा रहा है नहीं, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न देखेंगे कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट फ्रूट है, यानी कि कौन सा इसमें से फ्रूट नहीं है। तो 4 का आपको यहाँ पर राइट आंसर देखिएगा डी हो जाएगा, कैरोट, टर्निप, बीटरूट है। तो 4 का देखिएगा कैरोट गाजर हो गया, टर्निप शलजम हो गया, बीटरूट ये आपको ये हो गया, आपको चुकंदर हो गया, ठीक है। तो ये सभी जो है कि जड़ वाली सब्जी है, आदि को फलों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। इस प्रकार आपको ये आपको आंसर हो जाएगा एक से ज़्यादा, यानी कि मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न देखेंगे। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप लोग को एक बात बता दूं कि क्वेश्चन देखिएगा, ये आपको वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। अब पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से ले सकते हैं पीडीएफ। क्वेश्चन ये सेट जो है थोड़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैं इसमें आपको सभी चीज़ का आपको एनालिसिस करवाऊँगा। जीएस के साथ साथ आपको जिनका इसमें ये दिया है, आपको हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, जिनका ज्योग्राफी होगा ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स होगा जिनका इकोनॉमी। तो इस तरह से सभी का मैं करवाने वाला, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा और पूरा देख करके जाएं, यकीन मानिए एग्जाम में इससे प्रश्न लड़ेगा ही लड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 5 नंबर के, लुक देयर आर खालिस्तान इन द वाटर। तो 5 का आपको राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा,
टेडपोल्स, क्या हो जाएगा? टेडपोल्स है, यानी कि संभव पानी में मेढक संभव है किंतु पक्षी व तितली का होना संभव नहीं है। तो यहाँ पर आपको टेडपोल्स हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। 6 नंबर प्रश्न देखेंगे कि ए ईयर इज कॉल्ड लीप ईयर इफ इट हैज़, क्या हो जाएगा? 6 का देखिएगा यहाँ पर आपको ए हो जाएगा कि मोर डेज इन अ मंथ है, यानी कि लीप ईयर में आपको क्या होता है, यानी कि मंथ में आपको दिन का ज़्यादा होता है। जैसे कि आपको 2024 ही ले लीजिए, यही साल आपका ले लीजिए, ये आपका लीप ईयर है। इसमें आपको ये जो अभी फरवरी मंथ जो चल रहा है, तो ये फरवरी आपका 29 दिन का होने वाला है। लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है, ठीक है। लीप ईयर का जो ईयर होता है आपको टोटल 365 दिन का होता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। सॉरी 366, 365 तो जनरली होता है, चौथे साल हर 4 साल पे आपको लीप ईयर्स दोहराता है, जिसमें क्या ये वाला साल 366 दिन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 7 नंबर देखेंगे। यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, 9/12/2023 को ये पूछा गया है ये प्रश्न, ये सेट। सन ऑफ ब्रदर इज नोन एज, यानी कि सन ऑफ ब्रदर यानी कि भाई का बेटा पुत्र क्या कहलाएगा आपको? निफ्यू, कजिन, सिबलिंग, मोर देन वन ऑफ द एबव या नन ऑफ दिस है। तो 7 का राइट आंसर देखिएगा निफ्यू कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भाई का बेटा निफ्यू, यानी कि भांजा, भाई का लड़का भतीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर के फादर सिस्टर इज नोन एज, क्या होगा? यानी कि फादर की सिस्टर खुद से रिलेट करके इस पे बनाना है। तो 8 का यहाँ पर देखिएगा बुआ, 8 का यहाँ पर ई ऑप्शन आएगा दोस्तों। यहाँ पर मौसी, देखिए मौसी दे रहा है, सिस्टर इन लॉ, कजिन, तो यहाँ पर राइट आंसर ई हो जाएगा। नोट, मदर ऑफ फादर सिस्टर नोन एज आंट, ठीक है। फादर सिस्टर बुआ इज नोन एज आंट, आंटी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग दोस्तों 9 नंबर। देखिएगा 8 क्वेश्चन यहाँ पर आपको इंग्लिश से हो गया, टोटल आपको 22 क्वेश्चन यहाँ से हिंदी का होने वाला है। और जिन दोस्तों ने आपको अगर उर्दू लिया होगा तो उनका उर्दू रहता है, जो बांग्ला लेते हैं, अगर बांग्ला से बांग्ला लेते हैं तो उनका बांग्ला रहता है। यहाँ पर आपको हिंदी देखेंगे हम लोग, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन बोलता है कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है? लहदा, नेपाली, गढ़वाली, एक से अधिक या कोई नहीं। 9 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, गढ़वाली। गढ़वाली जो है आपको मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्नौजी किस उपभाषा बोली जाती है? कन्नौजी किस उपभाषा की बोली है आपको? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, एक से अधिक या कोई नहीं। आपको यहाँ पर राइट आंसर 10 का बी होने वाला है, आपको पश्चिमी हिंदी, ठीक है। कन्नौजी जो है ना कि पश्चिमी हिंदी की उपभाषा की बोली है। 11 नंबर प्रश्न है कि छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना अर्थ के लिए सटीक मुहावरा क्या हो जाएगा? मन टटोलना, तिल का ताड़ करना, दाल ना गलना, एक से अधिक या कोई नहीं। 11 का देखिएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तिल का ताड़ करना, यानी कि किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलना, छोटी बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 12 नंबर की तुलसीदास ने कवितावली की रचना किस भाषा में की है? मैथिली, अवधी या ब्रज भाषा? देखिएगा यहाँ पर 12 का राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, ब्रज भाषा में कवितावली की रचना की है तुलसीदास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपको 13 नंबर के राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? तो 13 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, 4 आती है, ठीक है। 4 कौन कौन सी बोलियां बोली जाती है? कुल 4 राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती और हड़ौती, ये 4 जो भाषा है ये आपको राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत ये बोलियां आती हैं। 14 नंबर प्रश्न हो जाएगा खड़ी बोली को कृत्रिम बोली किसने कहा है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, गिलक्राइस्ट, गार्सा तासी, एक से अधिक या कोई नहीं। 14 का राइट आंसर ए हो जाएगा आपको जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, ये आपको खड़ी बोली को कृत्रिम बोली कहा है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर की पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। 15 का राइट आंसर ए हो जाएगा आपको पूर्वी पहाड़ी। पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? जो पूर्वी पहाड़ी नहीं आती है, अदरवाइज मध्य पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी ये आती है, पूर्वी पहाड़ी नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर के दक्षिणी को किस अन्य नाम से भी पुकारा जाता है? देखिएगा दक्षिणी को किस अन्य नाम से भी पुकारा जाता है? हिंदवी, हिंदी, हिंदुस्तानी, एक से अधिक या कोई नहीं। 16 का आपको राइट आंसर डी होने वाला है यहाँ पर कि दक्षिणी को हिंदवी और हिंदी, क्या हिंदवी और हिंदी दोनों नाम से हम लोग पुकारते हैं, इसलिए एक से यहाँ पर अधिक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग जाएंगे। 17 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है आपको? तो अंत्याक्षरी, देखिएगा कौन सा इसमें शुद्ध है? तो 17 का राइट आंसर ए होने वाला है, ये अंत्याक्षरी होता है एक्चुअली में, ठीक है। अंत्याक्षरी ये शुद्ध शब्द है।
नमोढ़ा, नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या है आपको, तो संधि विच्छेद क्या होता है इसका, तो देखिएगा आपको 9 प्लस ऊढ़ा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 9 प्लस ऊढ़ा, ये आपको सी आपको राइट आंसर होने वाला है यहाँ से, इसको ध्यान में रखेंगे, ये संधि विच्छेद इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको रिजु का परिवाची शब्द आपको कौन सा है, ऋचा, सरल, कुटिलता, एक से अधिक या कोई नहीं। 19 का आपको यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा, सरल। सरल जो है कि रिजु का परिवाची शब्द है। देखिएगा यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न देखेंगे कि जो जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, क्या है, प्रागैतिहासिक, ऐतिहासिक, प्राच्य, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। 20 का यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है ए, प्रागैतिहासिक कहते हैं, जो ज्ञात के पूर्व का हो, जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो वो वाक्यांश एक शब्द है आपको प्रागैतिहासिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको पारितोषिक किस शब्द का पर्यायवाची है, तो 21 का राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, इनाम का ये पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 22 नंबर के पर्याय की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है, तरतरिणी, उपल, अश्म, अनिल तुषार, एक से अधिक या कोई नहीं। 22 का यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा आपको, अनिल तुषार, ये आपको नहीं है। 23 नंबर प्रश्न देखेंगे कि पॉकेटमार शब्द कौन सा समास है, इसमें अवयवी भाव, तत्पुरुष या द्वंद्व, तो देखेंगे आपको 23 में आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, आपको तत्पुरुष समास है ये पॉकेटमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तत्पुरुष समास के बारे में जानेंगे हम लोग कि पॉकेट मार ये 23 नंबर के लिए कि तत्पुरुष समास वह होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात प्रथम पद गौण होता है एवं उत्तर पद की प्रधानता होती है। वह समास करते वक्त बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है, इसे ही हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। तो ये आपको पॉकेट मार शब्द आपको तत्पुरुष समास ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 का ए, देखिएगा 24 का ए है आपको कृष्ण, ये देखिएगा कौन सा आपको वाक्य शुद्ध है, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये आपको वाक्य शुद्ध है। 25 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग कि एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया, वाक्य में एक है, क्या है, एक आपको इसमें से क्या आपको इंडिकेट करता है कि एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया, संज्ञा है या सर्वनाम है या विशेषण है या एक से अधिक या कोई नहीं। 25 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, ये विशेषण है कि एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया, ये आपको विशेषता बता रहा है, इसलिए विशेषण हो जाएगा राइट आंसर। 26 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग कि सुंदर शब्द किस वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो सुंदर शब्द, तो देखिएगा सुंदर की कल्पना कला है, यह बच्चा कितना सुंदर है, यह लड़का बहुत सुंदर लिखता है, उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो 26 का राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, यह लड़का बहुत सुंदर लिखता है। ये सुंदर शब्द जो है आपको इस वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है, क्रिया विशेषण रूप में प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्या एक क्रिया हो रहा है ना, क्योंकि यह बहुत लिखता है, लिखना का मतलब यहाँ पे एक क्रिया हो गया, बहुत सुंदर, तो सुंदर लिखता है तो क्रिया विशेषण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 27 नंबर की भारत की प्राचीन भारतीय आर्य भाषा क्या है, संस्कृत, पाली, तमिल, एक से अधिक या कोई नहीं। 27 का राइट आंसर ये हो जाएगा आपको संस्कृत जो है कि आपको भारतीय आर्य भाषा, ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है भारत की। 28 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, तो बुद्धि, सफाई, ममता, एक से अधिक या कोई नहीं। 28 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि आपको जातिवाचक संज्ञा इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे हम लोग ममता व्यक्तिवाचक या भाववाचक संज्ञा है, इसमें ममता जो है ना कि व्यक्तिवाचक या भाववाचक संज्ञा है। विकल्प में आपको बुद्धि, सफाई आदि भाववाचक संज्ञा आपको है, तो ये आप इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 29 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुष सर्वनाम है, इनमें से कौन सा उत्तम पुरुष सर्वनाम है, तुम, वह, मैं, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। 29 का राइट आंसर सी हो जाएगा, मैं जो है इसमें उत्तम पुरुष सर्वनाम है। 30 नंबर प्रश्न है कि रोहित अमेरिका में नौकरी करना चाहता है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का स्वरूप क्या है, इच्छा बोधक क्रिया, अभ्यास बोधक क्रिया, शक्ति बोधक क्रिया, उपयुक्त में से अधिक या कोई नहीं। तो 30 का राइट आंसर ए हो जाएगा, इच्छा बोधक क्रिया है ये, क्योंकि कह रहा है ना क्वेश्चन कि रोहित अमेरिका में नौकरी करना चाहता है, यानी कि उसकी ये इच्छा है कि वो आपको नौकरी अमेरिका में करना चाहता है, तो ये इच्छा बोधक क्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे, आपको देखिएगा हिंदी खत्म हो गया, जनरल स्टडीज़ यहाँ से आ गया है दोस्तों पार्ट 2 में। यहाँ से तो जनरल स्टडीज़ हम लोग देखेंगे, टोटल इसमें 40 प्रश्न होंगे, कितने होंगे टोटल जनरल स्टडीज़ के 40 प्रश्न शामिल होने वाले हैं। यहाँ पर देखिएगा आपको कुछ मैथ है जो कि 7-8 क्वेश्चन आपको मैथ का इसमें आएगा, 8 क्वेश्चन मैथ का रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन कहता है कि एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबर की कीमत 9 रुपया है, ठीक है। 4 पेंसिल और 6 रबर की कीमत 18 रुपया है। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबर की कीमत पूछा जा रहा है, कि यानी कि एक पेंसिल और एक रबर की कीमत पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे, इसको देखेंगे अच्छे से कि इसका पहले इक्वेशन बनाएंगे। देखिएगा क्या है, 2 पेंसिल
प्लस से 3 रबड़, ठीक है, 3 रबड़ का कितना है, 9 रुपया दाम है। इक्वेशन 1 हो गया ये। उसके बाद आपको कहता है कि 4 पेंसिल अब प्लस जाकर के 6 रबड़ इज इक्वल टू कितना, 18 रुपया है। इक्वेशन 2। तो इसको हम लोग समीकरण को, इसको बैलेंस बनाने के लिए किसी एक में गुना करते हैं या दोनों में गुना करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको देखिएगा 6R, यहाँ पर अगर 6R है तो इसको 6R बनाने के लिए हम लोग 2 से गुना करेंगे हम यहाँ पर, तो हो जाएगा ना 2 तिया 6, ठीक है। तो इस सब आप पूरे इक्वेशन में गुना करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई। तो 2 दूनी के 4P आप प्लस 3 दूनी के 6R इज इक्वल टू 9 दूनी के 18, ये आपको इक्वेशन 1 हो गया। और यहाँ पर भी नीचे में आपको 4P प्लस 6R इज इक्वल टू 18 हो गया। तो देखिएगा यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि दोनों इक्वेशन जो है कि सेम हो गया। तो ये आपको इसका चर आपको बराबर नहीं है, जो कि सोल्व आप इसको कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए आपको इसका उत्तर हो जाएगा नॉन ऑफ दीज, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई के साथ हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपको 32 नंबर यहाँ पर कि 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। यदि हम इसमें माँ की आयु जोड़ दें तो औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है, तो माँ की आयु क्या होगी। यहाँ पर ध्यान देंगे कि 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है, तो इसको हम लोग इस प्रकार सोल्व करेंगे। देखिएगा 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है, तो यानी कि 7 चौका 28, ठीक है। फिर इसमें कह रहा है कि माँ की आयु अगर हम जोड़ दें, तो अगर 4 बहनें में एक माँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 1 5, ठीक है। अब गुना करते हैं इस तरह से, औसत आयु 6 वर्ष बढ़ जाती है, तो 6 वर्ष बढ़ जाएगी, यानी कि 7 से आपको 6 बढ़ जाएगा, तो 7 6 13 हो जाएगा टोटल जोड़ करके। इसको आपको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 5 65 है। तो इसमें आपको पूछता है कि आपको इसमें माँ की आयु क्या होगी, तो इसमें से इसमें आपको लेस कर देंगे, ठीक है। तो 15 में से 8 जाएगा तो 8 7 15, यानी कि 7 बचा, और 5 में से 2 गया 3, यानी कि टोटल आपको 37, यानी कि माँ की उम्र 37 साल एज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 33 नंबर की 121 वर्ग मीटर आधार क्षेत्रफल और 23 मीटर ऊंचाई वाले लंब प्रिज्म का आयतन क्या होगा। यहाँ पर देखेंगे हम लोग 33 नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे कि क्या कह रहा है कि 121 मीटर स्क्वायर वाला आधार का क्षेत्रफल है और 23 मीटर ऊंचा उसका एक लंब प्रिज्म है, उसका आयतन क्या होगा। तो लंब प्रिज्म का आयतन बराबर क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इज इक्वल गुने क्या हो जाएगा, ऊंचाई का क्षेत्रफल, ऊंचाई हो जाएगा यहाँ पर ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल यहाँ पर दे रखा है 121 गुना ऊंचाई कितना है 23, इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 2783 आ जाएगा। आप लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2783 टोटल आ जाएगा आपको घन मीटर, यानी कि मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आपको राइट आंसर यहाँ से बी होने वाला है, बी हो जाएगा आपका राइट आंसर 2783 घन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं। तो सबसे पहले हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है। अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो खुद से कटे और किसी दूसरी संख्या से ना कटे, उसे ही हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या आपको 1 से 50 के बीच टोटल आपको 15 होता है। आप लोग आप गिनिएगा भी तो आपको 15 आएगा, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 35 नंबर यहाँ पर देखेंगे, दिया हुआ है कि इसका आपको मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिएगा आपको पॉइंट के बाद कितना आपको शून्य है, इसमें 4 शून्य ऊपर भी है नीचे भी है, इसका मतलब कि आपको सीधे इसको कैंसिल कर दीजिए, चारों शून्य को काट दीजिए डायरेक्ट। अब 1225 बटा में आपको 53 बटा में 29 हो गया। यहाँ पर आपको रूट में कुछ नहीं अगर दिया है, इसका मतलब है कि यहाँ आपको 2 हाइड रहता है, छिपा रहता है। तो इसका आपको स्क्वायर ये वर्गमूल निकाल देंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा 35 का देखिए स्क्वायर करेंगे तो 1225 और 73 का स्क्वायर करेंगे तो 5329 हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपको ए होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 36 नंबर की XYZ धनात्मक वास्तविक संख्याएं हों तो अंडर रूट आपको 5 अंडर रूट 3125 x का पावर 10 y का पावर 5 z का पावर 10 दे रखा है, तो बराबर क्या हो जाएगा। इसको हम लोग देखिए इस तरह से सोल्व कर सकते हैं डायरेक्ट कि 3125 ये ध्यान देंगे ऑप्शन से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो अगर 5 का अगर हम पावर 5 बार ये करेंगे, देखिए यहाँ पर आपका 5 दे रखा है अंडर रूट या छिपा है, इसका मतलब है कि 5 का पावर 5 है, 5 बार आपको इसको स्क्वायर करना होगा। अगर 5 का इसको 5 बार स्क्वायर करके गुना करेंगे हम लोग तो 3125 आ जाएगा। आप लोग मल्टीप्लाई करके देखिएगा आ जाएगा, ठीक है। तो 5 हो गया आपको। फिर जाकर के यहाँ देता है x का पावर अगर 10 है, यहाँ पर दे रखा है, तो देखिएगा 5 से आपको ये डायरेक्ट काट दीजिए, 5 दूनी के 10, यानी कि x का पावर 2 बच गया, इसमें x का पावर 2 दिया है।
5 का पावर एक बार में काटिएगा तो 5 का ही 5 यानी कि y का पावर 1, 1 तो हाइड रहता है, लिखते नहीं हम लोग। फिर 5 से आपको 10 काटेंगे तो 5 दूनी के 10 यानी कि 10 हो जाएगा यहाँ से z का पावर 2। यहाँ पर आपका राइट आंसर ये आपको हो जाएगा 5x² y z²। राइट आंसर 36 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पर 37 नंबर। यहाँ आपको देखिएगा ट्रिगोनोमेट्री से आपको यह त्रिकोणमिति से आपको यहाँ पर प्रश्न दिया है कि यदि 3 tan थीटा = 4 हो तो इतना का मान आपको मूल्यांकन कीजिए। तो यहाँ पर आपको इसको डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे tan थीटा क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको 3 sin थीटा + 2 cos थीटा दिया है अगर हम लोग, तो इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं 3 sin थीटा बाई cos थीटा और यहाँ पर प्लस दिया है +2 कर देंगे, इसके बटा में फिर कर देंगे आपको 3 sin थीटा बाई cos थीटा, साइन बाई cos और माइनस यहाँ पर 2 हो जाएगा ना इस तरह से। तो साइन बाई cos किसका मान होता है, ये साइन बाई cos जो होता है आपको tan थीटा का मान होता है। tan थीटा का मान आपको ये 4/3 यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर आप लोग इस वैल्यू जो है कि पुट कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे 3 × 4/3 + 2 बटा में 3 × 4/3 - 2, 3 3 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये 3 है आपका। अब 4 और 2 कितना हो जाएगा, 4 और 2 ऊपर में 6 हो जाएगा और यहाँ पर बटा में हो जाएगा 4 में से 2 गया 2 बचा, 2 तिया 6 यानी कि 3 बच गया, यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो गया 3 आ गया। ऑप्शन में नंबर देखेंगे कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर देखिएगा 37 का ये 3 आया आंसर। 3 यहाँ पर किसी में दिया ही नहीं है, इसलिए आपको राइट आंसर ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इसका आंसर 3 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 38 नंबर की। लोहे का एक ठोस टुकड़ा इतना गुने इतना सेंटीमीटर विमाओं वाले घनाभ के आकार में है और इसको ढाल कर एक ठोस गोला बनाया गया है। तो गोले की त्रिज्या पूछ रहा है यहाँ पर कितना हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देंगे कि आपको घनाभ का आकार है, तो यहाँ पर घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, फार्मूला LBH होता है, LBH। ठीक है, LBH इक्वल टू गोले का आयतन का फार्मूला आपको याद होना चाहिए इसके लिए 4/3 πr³। ठीक है, 4/3 πr³। तो इसको हम लोग ये LBH यानी कि आपको दे रखा है यहाँ पर 49 × 33 × 24 = 4/3 गुने पाई का मान होता है, आपको याद होना चाहिए कि 22/7 होता है और गुने r³। ठीक है, r³ यहाँ पर रहने देंगे क्योंकि r हमको क्यूब त्रिज्या निकालना ही है। तो यहाँ पर आप लोग काटेंगे, देखिएगा 12 दूनी के ये 24 कट गया और 11 से काटेंगे हम पहले, 11 दूनी के 22 और 11 तिया 33 और फिर जा कर के इसको यहाँ पर रहने देंगे, इसको मिटा दीजिए। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ये हो गया आपको कट गया। और फिर यहाँ पर देखिएगा 2 से अब हम लोग काटेंगे 12 दूनी के 24, 12 दर में कट गया, ये 4 है तो 4 तिया 12 कट गया, यहाँ पर ये ऊपर में है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा टोटल, यहाँ पर हम लोग गिनेंगे 3 तिरी के 9, 49 में आपको 3 टोटल आपको देखिएगा गुना करेंगे हम लोग तो आ जाएगा आपका कितना 9261 आएगा। ठीक है, 9261 आपको आ जाएगा ये। तो r³ यहाँ पर जो दे रखा है यानी कि इसका रूट चढ़ाएंगे, यहाँ 3 लिख करके 3 बार में निकालेंगे तो आपका 21 का पावर 3 करेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर यहाँ पर सी होने वाला है। ठीक है, 21 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हो गया क्वेश्चन 8 क्वेश्चन मैथ का। यहाँ पर अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे, यहाँ से आप ये साइंस करंट अफेयर जो भी है यहाँ पर चलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर की। नाभिकीय रिएक्टर में D2O का उपयोग जो होता है किस रूप में होता है, ईंधन के रूप में, ड्यूटेरोनो के स्रोत के रूप में, मंदक के रूप में, एक से अधिक या कोई नहीं। यहाँ पर आपको D2O का जो उपयोग करते हैं ना हम लोग नाभिकीय रिएक्टर में, ये मंदक के रूप में हम लोग करते हैं। D2O का जो अनुभार जिसका जो होता है कितना होता है, भारी जल का अणुसूत्र 20 होता है, इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे, इसको भी ध्यान में आप लोग रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 40 नंबर के। लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है, दुग्ध उत्पादन, लैक्टिक अम्ल स्राव, वसा अवशोषण, एक से अधिक या कोई नहीं। तो 40 के यहाँ पर आपको राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, वसा अवशोषण से होता है। लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है, वसा अवशोषण से होता है। 41 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा आपको है पादप वर्ग की, पारिस्थितिकी, पादपकारी की, एक से अधिक यानी कोई नहीं। 41 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, पादपकारी की। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण पादप प्लांट में ही होता है, तो इससे आप लोग बना सकते हैं कि वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है, तो पादपकारी की कहलाती है। 41 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आपको 42 नंबर के। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं, आनुवंशिकी,
सूक्ष्म जैविकी, कोशिका विज्ञान, एक से अधिक है, उनमें से कोई नहीं। तो 42 का आपको राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, जिसे हम लोग आनुवंशिकी कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 43 नंबर। ठीक है, 43 नंबर प्रश्न देखेंगे कि लेग्यूमिनस से पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक होता है? एंथोसाइनिन, लेग हीमोग्लोबिन, फाइकोसाइनिन, एक से अधिक या कोई नहीं। 43 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर लेग हीमोग्लोबिन होता है लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए। ये वर्णक है, आपको वर्णक का नाम है पिगमेंट जिसको हम लोग कहते हैं लेग हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर देखेंगे हम लोग कि वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है क्या कहलाता है? पेप्सिन, पर ऑक्सीडेस, एमाइलेज, एक से अधिक या कोई नहीं। तो 44 का यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, जिसको हम लोग एमाइलेज कहते हैं। क्या कहते हैं? एमाइलेज कहते हैं। जो हमारे मुंह में भोजन के साथ ये मिलता है वो आपको एंजाइम का नाम है एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर के Al2O3 इंटू 2SiO2 इंटू 2H2O निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? ये आपको मोनाजाइट, चीनी मिट्टी, रेत, एक से अधिक या कोई नहीं। तो 45 का राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, ये चीनी मिट्टी का सूत्र है। इसको ध्यान में रखेंगे। चीनी मिट्टी का जो बर्तन वगैरह बनता है ना, आप लोग देखे होंगे, जो आपके घर में आपको आता है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों कि ये चीनी मिट्टी का सूत्र देखिएगा इतना काफ़ी लंबा चौड़ा होता है। Al2O3 यानी कि एल्युमिनियम, आपको इसमें एल का मतलब हो गया एल्युमिनियम यूज़ होता है, सिलिकॉन यूज़ होता है, H2 यानी कि पानी हो गया आपको। तो Al2O3 2SiO2 इंटू 2H2O, ये आपको चीनी मिट्टी का ये सूत्र होता है। 45 का भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? ओनिवोर, कार्निवोर, हर्बीवोर, एक से अधिक, कोई नहीं। तो यहाँ पर 46 का हम लोग राइट आंसर देखेंगे। 46 का यहाँ पर बी हो जाएगा दोस्तों, कार्निवोर। क्या कहते हैं उसको? कार्निवोर कहते हैं, जो जानवर मुख्यतः मांस खाता है। 47 नंबर प्रश्न है कि 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा शुरू नहीं हुई थी? डीजी यात्रा शुरू नहीं हुई थी। तो सबसे पहले हम लोग डीजी यात्रा के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि डीजी यात्रा का मतलब होता है कि पेपरलेस एंट्री की शुरुआत। ठीक है, पेपरलेस एंट्री की शुरुआत। तो इसकी जो है कि तीन हवाई अड्डे पर आपको 1 दिसंबर 2022 से डीजी यात्रा सुविधा जो कि आपको मदद से पेपरलेस एंट्री की शुरुआत की गई। ये आपको हवाई अड्डा दिल्ली, बेंगलोर और वाराणसी का है। यहाँ पर आपको कह रहा है कि 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा शुरू नहीं हुई थी? तो ये आपको रायपुर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जहाँ पर आपको शुरुआत इसकी नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर की गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि कौन थे? यहाँ पर ध्यान रखेंगे, आपको VVI हो जाएगा आपको एग्जाम के रिगार्डिंग, क्योंकि एग्जाम में ये सब आ सकता है, क्वेश्चन इस तरह का आता है। ठीक है, तो ऋषि सुनक, JR बाइडेन, अब्देल फतेह अल सीसी, एक से अधिक या कोई नहीं। 48 के यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, अब्देल फतेह अल सीसी। ये आपको मिस्र के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के हैं? मिस्र के। इसको भी ध्यान में रखेंगे, इस तरह से भी पूछ सकता है कि कहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। 48 का आपको राइट आंसर देखिएगा सी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 49 नंबर की 5वां यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली, एक से अधिक, कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपको दोस्तों डी हो जाए, सॉरी सी हो जाएगा आपको, नई दिल्ली। ठीक है, 5वां यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 नई दिल्ली में आपको आयोजित किया गया था। 50 नंबर प्रश्न देखेंगे कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2022 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य L1 के मिशन के परियोजना के निदेशक कौन थे? यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो आपको आदित्य L1 जो सूर्य की का अध्ययन करने के लिए जो छोड़ा गया है, तो ये छोटा डेट के साथ भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि कब छोड़ा गया था? 2 सितंबर 2023 को। कब? 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। और ये आपको जो परियोजना है इसके निदेशक कौन थे? तो शंकर सुब्रमण्यम के, पी वीरमुथुवैल, निगार शाह जी, एक से अधिक या कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको 50 का राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, निगार शाह जी। कौन थे? 50 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, निगार शाह जी थे। जो आपको सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य L1 मिशन के परियोजना के निदेशक थे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 51 नंबर के संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य विधायिका पहला राज्य बन गया जिसने दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के लिए जाति के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करने के लिए मतदान किया गया है, जिनका आरोप है कि उन्हें रोजगार और आवास में निष्पक्षता के लिए पारंपरिक अमेरिकी सुरक्षा उपायों से बाहर रखा गया है? कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, मिसिसिपी, एक से अधिक, कोई नहीं। 51 का आपको राइट आंसर ये हो जाएगा आपको कैलिफोर्निया, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 52 नंबर के, हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की? रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की? क्यूबा, बोलीविया, भूटान, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 52 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, भूटान। किसने? रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा किसने की? भूटान ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 53 नंबर यहाँ से, कि अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया? ध्यान देंगे, अमेरिका के द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया? जनरल दलबीर सिंह सुहाग, जनरल बिपिन रावत, रॉय बुचर, एक से अधिक या कोई नहीं। 53 का यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा, जनरल दलबीर सिंह सुहाग को आपको लीजन ऑफ मेरिट, ये अमेरिका का आपको सम्मान है, इसको सम्मानित किया गया जनरल दलबीर सिंह सुहाग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हम लोग देखेंगे 54 नंबर की, इंडिया प्राइवेट प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? इंडिया प्राइवेट प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? विदेशों में रह रहे भारतीयों को न्याय दिलाना, एनआरआई द्वारा परित्यक्त महिलाओं को न्याय दिलाना, भारतीय विरासतों को वापस भारत लाना, एक से अधिक या कोई नहीं। तो 54 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, भारतीय विरासतों को वापस भारत में लाना। भारतीय विरासतों को वापस भारत में लाना, ये आपको इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 55 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है? अरावली, एंडीज, अपलेशियन, एक से अधिक कोई नहीं। 55 का यहाँ राइट आंसर देखिएगा दोस्तों, डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसमें आपको वलित अरावली भी हो जाएगा और अपलेशियन भी हो जाएगा। यहाँ पर अरावली और अपलेशियन ये दोनों जो है कि आपको युवा वलित पर्वत नहीं है, ये सब दोनों पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 56 नंबर के, निम्नलिखित में से निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है? न्यून हिम रेखा है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र, आल्पस क्षेत्र, एक से अधिक या कोई नहीं। तो 56 का यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, आल्पस क्षेत्र। क्या हो जाएगा? आल्पस क्षेत्र जो है आपको न्यून हिम रेखा है। 57 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग कि कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। ध्यान देंगे, कर्क रेखा के द्वारा सर्वाधिक आच्छादित क्षेत्र है आपको रांची का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, एक से अधिक या कोई नहीं। 57 का यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, मालवा का पठार। ये आपको क्षेत्र जो है कि आच्छादित क्षेत्र हैं। 57 के बाद 58 नंबर प्रश्न है कि कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं, कहाँ नहीं पाए जाते हैं? कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 58 का राइट आंसर सी हो जाएगा, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में है जो कि कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। 59 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में सबसे अधिक आपको लेटराइट मिट्टी है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मेघालय, ऊपर से एक से अधिक या कोई नहीं। 59 का राइट आंसर सी हो जाएगा, मेघालय। ठीक है, मेघालय में आपको सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। कहाँ? मेघालय में, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपको 60 नंबर का प्रश्न 60 नंबर प्रश्न है कि उस देश का नाम बताइए जो पहले G21 की मेजबानी करेगा। G21 की मेजबानी करेगा फ्रांस, जापान, ब्राज़ील, एक से अधिक या कोई नहीं। तो 60 का राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, ये ब्राज़ील हो जाएगा। ठीक है, ब्राज़ील जो है कि उस देश का ये नाम है जो आपको पहले G21 की मेजबानी करेगा। 61 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे कि हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एरोमीटर, हाइग्रोमीटर, उपयोग में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो 61 का राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, हाइग्रोमीटर। देखिएगा, ध्यान देंगे कि हवा में नमी मापने के लिए, नमी जब मापा जाता है, जो भी नमी का मतलब हो गया आर्द्रता, पानी वाला चीज़ आर्द्रता, तो उसको हाइग्रोमीटर से हम लोग मापते हैं। ठीक है, वायुमंडलीय दाब जो मापा जाता है वो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 62 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलता है या चलती है? पश्चिमी विक्षोभ, काल वैशाखी, मानसून से पहले की वर्षा, एक से अधिक या कोई नहीं। तो 62 का यहाँ पर आपको देखेंगे हम लोग राइट आंसर ए हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ के हम लोग नाम से उसे जानते हैं, जो कि भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग में चलता है। 63 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग कि किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी में हुआ था? ये देखिएगा दोस्तों, ये जो प्रश्न है ना, ये बहुत ही चर्चित प्रश्न है। लगभग हर एग्जामिनेशन में आपको बीपीएससी भी हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। ये इसको ध्यान में रखेंगे कि किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह जो हुआ था 1855-56 ईस्वी में। तो इसमें से राजकुमार शुक्ला, एस.एन. सिन्हा, साधना सरस्वती, उपयोग में से अधिक या कोई नहीं। इसमें से आपको कोई ऑप्शन में है ही नहीं, आपको इसका राइट आंसर आपको ई हो जाएगा, क्योंकि आपको संथाल विद्रोह का जो आपको शुरुआत जो हुआ था ना, ये आपको सिद्धू और कान्हू ने किया था। या इसका नाम क्या देता है? सिद्धू कान्हू। ऐसे एक्चुअल में आपको इन्होंने 4 भाई मिल करके किया था। इन चारों भाई का नाम है आपको सिद्धू, भैरव, चांद एवं कान्हू।
सिद्धू, भैरव और चांद एवं कान्हू इनका चारों भाई का नाम था। चारों भाइयों ने मिल करके ये संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी में ये शुरू किया था। लेकिन इनमें आपको सिद्धू और कान्हू जो है ये को ज़्यादा फेमस है, इन दोनों का नाम ज़्यादा आता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी। गांधी इरविन समझौता, गांधी जी का गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, कराची अधिवेशन, एक से अधिक या ऊपर से कोई नहीं। देखिएगा यहाँ पर नाम ध्यान देंगे कि 64 का आपको यहाँ पर राइट है सर। आपको गांधी इरविन समझौता, छोटा डेट आपको याद रहना चाहिए। आपको गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। यह गांधी और इरविन के समझौते के परिप्रेक्ष्य में सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन के दो महात्मा की संज्ञा दी थी। ठीक है, यह गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 65 नंबर कि बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ। 1930, 1928, 1940, एक से अधिक या कोई नहीं। 65 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 1928 ईस्वी में बिहार यूथ लीग का गठन हुआ। 66 नंबर प्रश्न देखेंगे कि 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह के नेतृत्व किसने किया। 6 अप्रैल 1930 को जो चंपारण में सबका सत्याग्रह जो चल रहा था उसमें आपको वहाँ नेतृत्व किसने किया था। विपिन बिहारी वर्मा, लक्ष्मी नारायण झा, रामलाल प्रसाद, एक से अधिक या कोई नहीं। 66 का राइट आंसर देखिएगा ए हो जाएगा, विपिन बिहारी वर्मा। इसको आपको याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ही है कि 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में जो सत्याग्रह हो रहा था तो वहाँ से आपको नेतृत्व किसने किया था? विपिन बिहारी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर की पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए। तो पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब किया गया? 24 सितंबर 1932, 24 सितंबर 1930, 26 सितंबर 1930, एक से अधिक या कोई नहीं। तो 67 का देखिएगा राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। 1932 तो बड़ा डेट याद ही होगा। तो इस प्रकार आपको देखिएगा, इसमें भी 30 दे रखा है, इसमें भी 30 दे रखा है। इस प्रकार आप लोग छाड़ सकते हैं छोटा डेट के हिसाब से। ये 24 सितंबर 1932 राइट आंसर यहाँ हो जाएगा, पूना समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर का 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया। मीर बख्श, बाबू कुंवर सिंह, बीरभान सिंह, एक से अधिक कोई नहीं। तो 68 का ऑब्वियसली आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, बाबू कुंवर सिंह। आरा के जगदीशपुर से ये बिलोंग करते थे। ये 1857 का विद्रोह बिहार के नेतृत्व इन्होंने ही किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न 69 नंबर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना। यानी कि कौन सा अधिवेशन जब हुआ था तो वहाँ उस सबको अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना था। कलकत्ता 1911, पटना 1912, रामगढ़ 1940, एक से अधिक का कोई नहीं। 69 का आपको देखिएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा कि क्योंकि चंपारण के किसानों के साथ तीन कठिया पद्धति का अनुबंध 1867 ईस्वी में किया गया था। तीन कठिया पद्धति के अनुसार 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती करना बाध्यकारी बना दिया गया था। इसीलिए आपको ये 3 कठिया प्रथा आपको वहाँ पर शुरू हुआ था। और इसका आपको राइट आंसर देखिएगा ई हो जाएगा, क्योंकि आपको इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है। ये आपको 1867 ईस्वी में इसका चर्चा किया गया था। चंपारण के किसानों के साथ 3 कठिया पद्धति का अनुबंध 1867 ईस्वी में, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 70 नंबर देखेंगे कि मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया। मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया। हकीम अजमल खान, चंद्रशेखर आज़ाद, हसरत मोहानी, एक से अधिक कोई नहीं। 70 का है राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, हसरत मोहानी ने। ठीक है, हसरत मोहानी ने आपको इनकलाब जिंदाबाद का नारा हसरत मोहानी ने दिया। हसरत मोहानी ने आपको 1921 ईस्वी में इनकलाब जिंदाबाद का प्रसिद्ध नारा दिया। इनकलाब जिंदाबाद का हिंदी अनुवाद आपको होता है, क्या होता है? क्रांति अमर रहे। क्या होता है इसका मतलब हिंदी में? क्रांति अमर रहे। और इसको लोकप्रिय कौन बनाया? लोकप्रिय आपको बनाया भगत सिंह ने। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद नारा को लोकप्रिय यानी कि पॉपुलर बना दिया। ठीक है, उन्होंने बोल करके इसकी नारा को पॉपुलर बनाया, लोकप्रिय बनाया। इसीलिए हम लोग सब लोग जानते हैं कि आपको इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। इसको भी ध्यान में रखना है, कहीं पर क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछ देता है तो वहाँ पर आपको यही लगाइएगा, आपको भगत सिंह ही। लेकिन इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो एक्चुअल में दिया था तो हसरत मोहानी ने दिया था, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पर हो गया आपको 40 नंबर जीएस तक का हो गया। हिस्ट्री आपको यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, जो कि 40% आपको हिस्ट्री का होगा, 40% आपको पॉलिटिकल साइंस, 40 क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी, 40 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का होने वाला है। 40 करके हम लोग देखेंगे। 71 नंबर देखिएगा प्रश्न है आपको, कौन से यूरोपीय देशों ने भौगोलिक खोज प्रारंभ की जिससे अफ्रीका, एशिया एवं अफ्रीका का उपनिवेशीकरण प्राप्त हुआ। कौन सा यूरोपीय देश भौगोलिक खोज आपको शुरू किया था, जिससे कि आपको अमेरिका भी हो गया, एशिया हो गया,
अफ्रीका हो गया, उसका औपनिवेशीकरण प्राप्त हुआ। पुर्तगाल एवं स्पेन, फ्रांस एवं इंग्लैंड, जापान, जर्मनी एवं इटली, एक से अधिक या कोई नहीं। तो देखिएगा यहाँ पर 71 नंबर का आपको राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले पुर्तगाल और स्पेन के ही लोग है ना नाव लेकर के निकले थे। तो कुछ लोग अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका पहुंच गया, कुछ दक्षिण अफ्रीका, इस तरह से। फिर उसी दरमियान आपको है ना पुर्तगाल से ही आपको 1498 ईस्वी में एक भारत आया था, जो करके वास्को डिगामा उनका नाम था, 1498 ईस्वी में। तो वो आपको भारत आने के मार्ग यानी कि रास्ते की खोज की थी। बहुत सारे बोलते हैं कि भारत की खोज की थी, लेकिन भारत की खोज नहीं की थी, भारत तो बहुत पहले से था विद्यमान है, ठीक है। उन्होंने आपको 1498 जो पुर्तगाली यात्री जो आपको वास्को डिगामा जो आए थे, वो आपको एक्चुअल में आपको रास्ते की खोज की थी। पहले जो है कि आपको भारत और ये यूरोप का जो व्यापार होता था, मसालों का आदान प्रदान होता था, तो तुर्की के रास्ते से होता था। तुर्की में एक आपको वहाँ पर एक आंदोलन हुआ, जो कि लोग वहाँ पर मतलब रास्ता को कट कर दिए, ठीक है, आने जाने से रोक दिए। तब जा करके वहाँ पर बहुत भारी हो गया कि भाई मसाला तो चाहिए। तो वहाँ से लोग है ना कि नाव लेकर के खोज में निकले। तो कुछ लोग अमेरिका की खोज किया, कुछ लोग कुछ जगह का यूज़ किया, ऑस्ट्रेलिया का, इस तरह से फिर भारत का भी वो खोज किया। एक्चुअली भारत नहीं, भारत आने के रास्ते का खोज किया था, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 72 नंबर की, प्रारंभिक भौगोलिक खोजों का परंपरागत मत क्या है। प्रारंभिक भौगोलिक खोजों का परंपरागत मत क्या है। आर्थिक कारण, नए क्षेत्रों का खोज, ईसाई धर्म का प्रचार, एक से अधिक, कोई नहीं। तो 72 का यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा, क्योंकि आपको इनमें से एक से अधिक चीज़ों का आपको ये जो है कि प्रारंभिक भौगोलिक खोजों का परंपरागत मत यही है कि आर्थिक कारण भी रहा था, ठीक है। भौगोलिक खोज का मतलब क्या होता है, जब हमको किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी, आर्थिक कारण पड़ेगा या किसी चीज़ का खोज करना होगा, तभी तो करेंगे। तो परंपरागत मत यही था, यानी कि आर्थिक कारण भी आपको बना, नए क्षेत्रों की खोज भी हुई आपको भौगोलिक खोज में, ईसाई धर्म का आपको प्रचार भी हो गया उसी बहाने, ठीक है। तो आपको इसका भी, ये भी सही ही है। तो आपको राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑपरेटर में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि बोस्टन की टी पार्टी की घटना कब घटी थी। तो बोस्टन की जो टी पार्टी की जो घटना घटी थी, ये आपको 1773 ईस्वी में घटी थी। 1773 में, कब, 1773 में, बहुत ही फेमस है। आपको छोटा डेट भी याद रखेंगे, 16 दिसंबर, छोटा डेट भी याद रखेंगे, 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को बोस्टन की टी पार्टी की घटना घटी थी। इसके नायक कौन थे, सैमुअल एडम्स। कौन थे, सैमुअल एडम्स थे। इन्हीं के नेतृत्व में आंदोलनकारियों ने चाय की 300 पेटियों को समुद्र में फेंक दिया था, जिसे इतिहास में बोस्टन की टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। बहुत लोग सोचते हो कि टी पार्टी चला होगा या इसलिए आपको बोस्टन की टी पार्टी कहा जाता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा हुआ था कि जो भारत से आपको जो ब्रिटिश लोग वहाँ पर चाय जो लेकर के गए थे आपको अमेरिका में, वहाँ पर, तो वहाँ पर जो है कि कुछ लोगों ने आपको गुस्सा करके लोग 300 पेटियों को समुद्र में फेंक दिया था, चाय की पेटी को। इसी घटना को कहा जाता है बोस्टन की टी पार्टी, जो कि 1773 में 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को यह घटना घटी थी, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर की, अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने लिखी। अमेरिकी स्वतंत्रता की उद्घोषणा किसने लिखी। तो 74 का यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, थॉमस जेफरसन ने लिखा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी आपको कि थॉमस जेफरसन ने लिखा। ये देखिएगा, ध्यान देंगे कि अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ, ये भी एक पॉइंट नोट करिएगा आप लोग दोस्तों कि 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। कब, 4 जुलाई 1776, ठीक है। इसको भी पॉइंट को नोट करते चलना है। अमेरिका में आपको स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जाता है, आपको ये 4 जुलाई को ही मनाया जाता है, इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। और 4 जुलाई 1776 को ये अमेरिका आपको देश आज़ाद हुआ, ऐसा हुआ जाता है। और 1789 ईस्वी में वहाँ का संविधान बन करके तैयार हुआ, ये भी आप लोग पॉइंट नोट करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग को 75 नंबर की, फ्रांस की क्रांति यानी कि फ्रांसीसी रिवोल्यूशन जो हुई थी, उससे संबंधित बुद्धिजीवी कौन थे। रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, एक से अधिक या कोई नहीं। तो 75 का यहाँ पर राइट आंसर देखिएगा डी हो जाएगा, क्योंकि आपके रूसो भी थे, मॉन्टेस्क्यू भी थे और वोल्टेयर भी थे, ठीक है। इनको नाम आपको ध्यान में रखना है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, 1789 ईस्वी में। कब हुई थी, 1789 ईस्वी में। छोटा डेट भी याद रखेंगे, 14 जुलाई। कब, 14 जुलाई, यानी कि फ्रांस में जो स्वतंत्रता दिवस जो मनाया जाता है आपको आज़ादी का दिन, तो 14 जुलाई को ही मनाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, 14 जुलाई 1789 ईस्वी में हुई थी, इसको हम लोग याद रखेंगे, बहुत अच्छे से इसको याद रखेंगे, क्योंकि ये भी प्रश्न आपको पूछता है। तो रूसो, मॉन्टेस्क्यू और वोल्टेयर, ये तीनों जो है कि फ्रांस की क्रांति के संबंधित बुद्धिजीवी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 76 नंबर की, ग्रेट डिप्रेशन जिसको महामंदी कहते हैं, खालिस्तान का काल था, किसका काल था। आर्थिक समस्या, धार्मिक समस्या, सामाजिक समस्या, एक से अधिक या कोई नहीं। तो 76 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आर्थिक समस्या। ग्रेट डिप्रेशन जो था आपको महामंदी, आर्थिक समस्या का ये काल था। 76 का राइट आंसर ए हो जाएगा।
77 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड क्षेत्र में उलगुलान विद्रोह का नायक कौन थे। ठीक है, झारखंड क्षेत्र में पूछ रहा है कि उलगुलान विद्रोह के नायक कौन थे। बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, एक से अधिक या कोई नहीं। तो 77 का राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, बिरसा मुंडा। कौन थे? बिरसा मुंडा थे। बिरसा मुंडा के बारे में थोड़ा सा फैक्ट जान लेंगे हम लोग कि बिरसा मुंडा का जो जन्म है 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ था और रांची के उलिहाती गांव में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 9 जून 1900 ईस्वी को। कब? 9 जून 1900 ईस्वी को रांची जेल में हुआ था बिरसा मुंडा का जन्म। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि इनसे रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन पूछता है। 78 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग कि भागीरथी मांझी के नेतृत्व में साफा हर आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था। देखेंगे यहाँ पर, ध्यान देंगे, साफा हर आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था। भागीरथ मांझी के नेतृत्व में चुआर, संथाल, मुंडा, एक से अधिक या कोई नहीं। तो 78 का यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, संथाल जनजाति के थे ये। कौन थे? संथाल जनजाति से संबंधित था आपको भागीरथ मांझी के नेतृत्व में साफा हर आंदोलन। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश काल में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण क्या था। मशीन निर्मित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा, भारत में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियां, भारतीय वस्तुओं पर अत्यधिक कर, एक से अधिक या कोई नहीं। 79 का आपको देखिएगा राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। यहाँ पर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि आपको जैसे कि इसमें से कह रहा है कि देखिए मशीन निर्मित वस्तु से प्रतिस्पर्धा, यानी कि मशीन से जो वस्तु का निर्मित होगा तो जाहिर सी बात है कि हाथ से बनने वाला कोई भी चीज़ मशीन से ज़्यादा उत्पादन हो रहा है तो लोग मशीन का ज़्यादा यूज़ करेंगे। भारत में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी की नीतियाँ भी हो जाएगा, भारतीय वस्तु पर अधिक कर भी हो जाएगा। ये आपको इसलिए एक से ज़्यादा हो जाएगा, तो डी आपको राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 79 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 80 नंबर की औपनिवेशिक शासन ने भारत में कौन सी भू राजस्व प्रणाली लागू की। अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, मालवाड़ी बंदोबस्त, एक से अधिक या कोई नहीं। 80 का राइट आंसर देखिए डी हो जाएगा, आपको एक से अधिक हो जाएगा आपको, क्योंकि आपको इनमें से आपको अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, आपको ये भी सब आ जाएगा। ठीक है, एक से अधिक हो जाएगा, 80 का यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 81 नंबर प्रश्न है कि लेनिन के द्वारा मांगी गई मांग जो अप्रैल थीसिस कहलाती है, ये क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही चर्चित प्रश्न है, इसको ध्यान में रखेंगे कि अप्रैल थीसिस क्या है। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का ये प्रश्न है आपको कि आपको लेनिन के द्वारा मांगी गई मांग है जो अप्रैल थीसिस कहलाती है, क्या है। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होना चाहिए, कृषकों को भूमि हस्तांतरण होना चाहिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। 81 का आपको राइट आंसर देखिएगा डी हो जाएगा आपको, क्योंकि अप्रैल थीसिस का मतलब यही था कि, तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि अप्रैल थीसिस ये आपको 16 अप्रैल 1917 ईस्वी में लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की जो अप्रैल थीसिस के नाम से ये जाना जाता है। और इसमें जो आपको लेनिन ने आपको ये मांग किया कि युद्ध को समाप्त किया जाए, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध जो चल रहा था उसको समाप्त किया जाए। ठीक है, युद्ध को समाप्त किया जाए, सारी जमीन किसानों के हवाले किया जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया जाए, यानी कि आपको तीनों हो जाएगा, इसलिए एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सिविल कोड 1804 या नेपोलियन कोड इसी को कहा जाता है से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषता है। देखिएगा यहाँ पर 82 नंबर हम लोग देखेंगे अच्छे से ऑप्शन के साथ कि ये संपत्ति का अधिकार, विधिक अधिकार, जन्म के आधार पर भेदभाव की समाप्ति, एक से अधिक या कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको अब 82 का आपको राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि आपको ये नेपोलियन कोड जो होता है, जो जिसको हम लोग 21 मार्च 1804 को हुआ था, ये जिसको हम लोग नेपोलियन कोड के नाम से जानते हैं, ये फ्रांसीसी नागरिक संहिता के रूप में जाना जाता है। इसको जन्म के आधार पर विशेषाधिकारों का रोक, धर्म की स्वतंत्रता भी होती है इसमें। ठीक है, ये सब आपको हो जाएगा, एक से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा ऑप्शन 82 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 83 नंबर की, सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध उद्घोष किया। दिल्ली चलो का जो नारा लगाया था आपको सुभाष चंद्र बोस ने लगाया था, ये आपको प्रसिद्ध उद्घोष जो किया था, आपको उद्घोष गया था, तो कलकत्ता, पटना, सिंगापुर, एक से अधिक या कहीं नहीं। तो देखिएगा 83 का यहाँ पर राइट आंसर सिंगापुर हो जाएगा। ये सिंगापुर से बोले थे, ठीक ना, सिंगापुर में थे, वहाँ से आपको बोले थे ये कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर के एक बड़े मैदान में पडांग में अपना प्रसिद्ध दिल्ली चलो का उद्घोष से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 84 नंबर की, किस कांग्रेस सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया। नागपुर सत्र, लखनऊ सत्र, सूरत सत्र, एक से अधिक या ई। 84 का यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा, नागपुर सत्र। यहाँ पर ध्यान देंगे कि देखिएगा कांग्रेस सत्र में असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया।
तो गांधी जी ने आपको 1 अगस्त 1920 ईस्वी को, कब, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को ये शुरू किया था असहयोग आंदोलन। इसी में आपको असहयोग आंदोलन जो होता है ना कि नागपुर सत्र जो हुआ था आपको 1920 ईस्वी में, इसी में जो हुआ था नागपुर, तो उसी में आपको यह है ना कि असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 85 नंबर की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी? तो गांधी जी ने सिर्फ मात्र एक ही आपको कांग्रेस के एक ही बार आपको सत्र में अध्यक्षता किया था, जो कि आपको बेलगांव अधिवेशन था, बेलगाम अधिवेशन 1924 है। 85 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, बेलगाम अधिवेशन 1924 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसके साथ साथ ध्यान रखेंगे कि बिहार में आपको ये जो हुआ था पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो आपको ये बांकीपुर में हुआ था, जिसको पटना का पहले नाम था आपको बांकीपुर, 1912 ईस्वी में। फिर 1922 में आपको गया अधिवेशन में हुआ था, इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 86 नंबर के, गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी यात्रा को कौन सा आंदोलन कहा जाता है? नमक सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, एक से अधिक या कोई नहीं? तो 86 का राइट आंसर आपको नमक सत्याग्रह हो जाएगा। दांडी यात्रा में क्या किया था गांधी जी ने? नमक कानून को तोड़ा था, ठीक है, इसलिए नमक सत्याग्रह के नाम से इसे भी हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 87 नंबर के, 1857 की क्रांति में किसने जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो देखिएगा 1857 की क्रांति में आपको जगदीशपुर से विद्रोह का नेतृत्व जो किया था आपको, तो बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, एक से अधिक या कोई नहीं? तो कुंवर सिंह, अपने बाबू वीर कुंवर सिंह ने किया था जगदीशपुर। ये आरा के बगल में पड़ता है, ये जगदीशपुर एग्जैक्ट जगह है, ठीक है, वहीं सबको नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में। 88 नंबर प्रश्न देखेंगे, किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, एक से अधिक या कोई नहीं? 88 का आपको देखेंगे हम लोग राइट आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने आपको किया था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। कब किया था ये? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में। कब? 1939 ईस्वी में किया था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने। इसका उद्देश्य क्या था फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना जो करने का? कि राजनीतिक में समाजवादी विचारधारा को मजबूत करना, राजनीतिक में समाजवादी विचारधारा को मजबूत करना उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, किसने वाक्यांश स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है की रचना की? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसकी रचना किसने की? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, एक से अधिक या कोई नहीं? तो 89 का आपको यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसको आप लोग याद रखेंगे। 90 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, तो 90 नंबर प्रश्न देखेंगे यहाँ पर कि किसने अवध किसान सभा की स्थापना की थी? अवध किसान सभा की स्थापना की थी बाबा रामचंद्र दास, दयानंद सरस्वती, बिरसा मुंडा, एक से अधिक या कोई नहीं? तो 90 का आपको ए हो जाएगा, बाबा रामचंद्र दास ने किया था। 91 नंबर प्रश्न है कि आनंद मठ की रचना किसने की थी? आनंद मठ की रचना किसने की थी? दीनबंधु मित्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? 91 का राइट आंसर सी हो जाएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आपको आनंद मठ की रचना की थी। इसकी रचना 1882 ईस्वी में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। कब? 1882 ईस्वी में किया था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। 92 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक कौन था? भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक कौन था? अबुल कलाम आज़ाद, शौकत अंसारी, अब्दुल गफ्फार खान, एक से अधिक या एक इनमें से कोई नहीं? 92 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, अब तो अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपको कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र से सविनय अवज्ञा का आंदोलन के नायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 93 नंबर कि कौन सा स्थान खाजा नामक के मिष्ठान के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बहुत ही फेमस है खाजा के लिए, आपको कौन सा आपको स्थान आपको फेमस है? 93 का आपको राइट आंसर सिलाव हो जाएगा, ठीक है, सिलाव का खाजा बहुत ही फेमस होता है, ठीक है, यह बिहार शरीफ के पास पड़ता है, बिहार शरीफ के ही पास पड़ता है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, भागलपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है, भागलपुर क्षेत्र प्रसिद्ध है आपको कॉटन एवं सिल्क उद्योग के लिए, लौह उद्योग के लिए, रेलवे उद्योग के लिए, इनमें से कोई एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं? 94 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा, कॉटन एवं सिल्क उद्योग के लिए भागलपुर का जो क्षेत्र है कॉटन एवं सिल्क उद्योग के लिए आपको फेमस है। और भागलपुर को हम लोग रेशम नगरी के नाम से भी जानते हैं। क्या? रेशम नगरी, इसको ध्यान में रखेंगे। भागलपुर को हम लोग रेशम नगरी के नाम से भी जानते हैं, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? लीची मुजफ्फरपुर, केला वैशाली, मखाना मधुबनी, उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं? तो आपको 95 का राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, क्योंकि इनमें से एक से अधिक है। लीची आपको मुजफ्फरपुर तो है ही, और इसके साथ साथ आपको केला वैशाली हो जाएगा, और इसके साथ आपको मखाना मधुबनी भी हो जाएगा, आपको तीनों सही है इसमें से, ठीक है।
जूट के लिए पूर्णिया फेमस है, सबसे ज़्यादा जूट पूर्णिया में होता है। चावल आपको रोहतास के लिए फेमस है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो आपको राइट आंसर डी हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर सर्वप्रथम में छपाई तकनीक का विकास हुआ। तो छपाई तकनीक का जो विकास हुआ सर्वप्रथम कहाँ हुआ? चीन, जापान, कोरिया, एक से अधिक या कोई नहीं। तो 96 का आपको राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखेंगे चीन, जापान, कोरिया। तो 96 का देखिए एक हो जाएगा आपको चीन। ठीक है, कहाँ पर छपाई तकनीक का विकास हुआ? चीन में आपको छपाई तकनीक का विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 97 नंबर के 1917 में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने की थी? सेठ हुकुमचंद, द्वारकानाथ टैगोर, जीजी भॉय, एक से अधिक या कोई नहीं। 97 का राइट आंसर ए हो जाएगा सेठ हुकुमचंद। ठीक है, सेठ हुकुमचंद ने 1917 में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना की थी। 98 में प्रश्न है कि होम चार्जेस क्या था? होम चार्जेस क्या था? तो भारत का बाह्य ऋण पर दिया जाने वाला ब्याज, या तो फिर ब्रिटिश अधिकारियों का व्यक्तिगत संपत्ति प्रेषण, ब्रिटिश अधिकारियों का पेंशन, एक से अधिक या कोई नहीं। 98 का राइट आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक है। क्योंकि होम चार्जेस जो गृह शुल्क जो होता था भारत की ओर से राज्य सचिव द्वारा ब्रिटेन में किए गए व्यय को संदर्भित करता है। ठीक है, इनमें से ज़्यादा हो जाएगा, एक से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 99 नंबर के किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित की थी? भारत माता की, देखिए बहुत ही फेमस आपका क्वेश्चन है ये। ठीक है, भारत माता की पेंटिंग चित्रित की थी किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु? अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, एक से अधिक या कोई नहीं। 99 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता के चित्र का पेंटिंग ये किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, किसने यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना की थी? मेजनी, इमैनुअल टू, गैरिबाल्डी, उपरोक्त से एक से अधिक या कोई नहीं। तो 100 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा, आपको जोसेफ मेजनी ने किया था। किसने? यंग इटली की स्थापना नामक गुप्त संस्था की स्थापना जोसेफ मेजनी ने किया था। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 101 नंबर, ये 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषदों के बहिष्कार के सिद्धांत का कौन प्रबल विरोधी था? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, उपर्युक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। 101 का राइट आंसर डी हो जाएगा आपको, उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी कि इनमें से एक से ज़्यादा थे जो कि आपको उसके विरोधी थे। चित्तरंजन दास भी हो जाएंगे आपको इसमें से, चित्तरंजन, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, इसमें राइट आंसर यही हो जाएगा, एक से अधिक है। 101 के बाद 102 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि किसने कहा कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांतिकारी और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है? तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, एक से अधिक या कोई नहीं। तो 102 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवादी नहीं अपितु आपको जाकर के क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है। 103 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रसंघ के दायित्वों को निभाने के लिए किस पैक्ट में विभिन्न देशों ने मिलकर यह घोषित किया कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण न बनाया जाए? तो केलॉग-ब्रिया पैक्ट, पेरिस शांति समझौता, लघु मैत्री संधि, एक से अधिक या कोई नहीं। 103 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा, केलॉग-ब्रिया पैक्ट ने ये आपको किया। क्या किया कि विभिन्न देशों ने मिलकर यह घोषित किया कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण न बनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर देखेंगे कि औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में कोडिंग शब्द किसको इंगित करता है? वस्तुओं के आदान प्रदान को, उस प्रक्रिया को जिसमें कपास या ऊन की कटाई की जाती है, लंकाशायर के शहरों में बने विशिष्ट वस्त्रों को, उपरोक्त से अधिक या कोई नहीं। तो 104 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, उस प्रक्रिया को जिसमें कपास या ऊन की कटाई की जाती है। इसमें कोडिंग शब्द का उपयोग जो इंगित करता है ना औद्योगिक क्रांति में, ये आपको उस प्रक्रिया को जिसमें कपास या ऊन की कटाई की जाती है, यही इसी चीज़ को कोडिंग शब्द इंगित करता है, यानी कि इंडिकेट करता है। 105 नंबर प्रश्न देखेंगे कि गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स लिखी गई है। गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स लिखी गई है, किसके द्वारा? डेविड हार्डमैन के द्वारा, सुमित सरकार के द्वारा, शेखर बंदोपाध्याय के द्वारा, एक से अधिक या कोई नहीं। 105 का आपको राइट आंसर हो जाएगा डेविड हार्डीमैन के द्वारा, डेविड हार्डीमैन के द्वारा। 106 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग कि एक संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के संविधान चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद और अध्याय हैं? 110 अनुच्छेद, 20 अध्याय, 111 अनुच्छेद, 19 अध्याय, 115 अनुच्छेद या 25 अध्याय, एक से अधिक या कोई नहीं। तो 106 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, 111 अनुच्छेद है और 19 अध्याय हैं। इसको ध्यान में रखना है कि यूएनओ के चार्टर में कुल 111 अनुच्छेद और 19 अध्याय हैं।
107 नंबर प्रश्न है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार, विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से वैश्विक आर्थिक स्थिरता लाना, द्वितीय विश्व युद्ध के से उपजी आर्थिक मंदी को कम करना, एक से अधिक या कोई नहीं। तो 107 का आपको राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से एक से अधिक है आपको ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है, इनमें से एक से ज़्यादा हो जाएगा। 108 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, चीनी लोक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? चीनी लोक गणराज्य की स्थापना कौन से साल में हुआ? 1910, 1912, 1948, एक से नहीं, एक से अधिक या कोई नहीं। 108 का राइट आंसर ई हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इनमें से आपको कोई नहीं है, क्योंकि आपको चीनी गणराज्य की स्थापना 1 अक्टूबर 1949 को की, 1 अक्टूबर 1949 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1949 को चीनी लोक गणराज्य की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, औद्योगिक क्रांति के उत्थान में किस कारक को सहायक की भूमिका निभाई थी? औद्योगिक क्रांति के उत्थान में किस कारक ने सहायक की भूमिका निभाई थी? कृषि क्रांति, पूंजी तथा नई प्रौद्योगिकी, व्यापार प्रतिबंधों की समाप्ति, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। 109 का आपको राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी सबसे पहले। ठीक है, ये आपको एक से अधिक हो जाएगा इसमें। 110 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे। 110 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह, BN राव, डॉक्टर दलबीर सिंह, एक से अधिक या कोई नहीं। 110 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, BN राव। BN राव जो थे आपको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 111 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी देशांतर और सबसे दक्षिणी अक्षांश है? देखेंगे यहाँ से आपको क्या स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ज्योग्राफी देखिए स्टार्ट हो गया। जिनका आपको ज्योग्राफी आता है आपको मेथड पेपर में, उनके लिए ज्योग्राफी यहाँ से स्टार्ट हो गया है। यहाँ से ध्यान से देखेंगे लोग, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी देशांतर और सबसे दक्षिणी अक्षांश है? तो इनमें से कौन सा है? तो 111 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, 97 डिग्री 25 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट क्या होता है? ये आपको दक्षिणी देशांतर है, और पूर्वी देशांतर है, और ये आपको दक्षिणी देशांतर हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट। इसको ध्यान में रखना है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 112 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, भारत के भूमि क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, जो कि सही है, बी आपको राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन। भारत की मानक मध्याह्न रेखा 82 डिग्री और 45 डिग्री, यानी कि 82.5 डिग्री ई है। ठीक है, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। 12 का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि भारत का जो इसमें आपको भूमि का क्षेत्रफल है यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल क्षेत्रफल का 2.42% है, और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का लगभग मध्य से होकर गुजरती है, यानी कि, और इसके भारतीय इसमें से एक से अधिक हो जाएगा, यानी कि तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 113 नंबर की, भारत के लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा सही है? 3214 किलोमीटर और 200, देखिए आपको पहला ही सही है। ठीक है, 3214 किलोमीटर देखिए लंबाई, और चौड़ाई हो जाएगा आपको 2933 किलोमीटर। 113 का आपको राइट आंसर ए ही हो जाएगा, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा आपको भारत की जो लंबाई है आपको ऊपर से नीचे तक है, ये आपको जैसे डायरेक्शन हो गया। ठीक है, तो ऊपर से लेकर नॉर्थ से लेकर के साउथ तक आपको है कितना? 3214 किलोमीटर। और जाकर के आपको अगर ये पश्चिम से पूर्व देखा जाए, ईस्ट से वेस्ट, तो ये आपको 2933 यानी कि 2933 किलोमीटर पड़ता है। ये आपको ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 114 नंबर की, मालाबार तट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मालाबार तट के संबंध में, तो 114 नंबर देखेंगे हम लोग के, भारत के पूर्वी तट के किनारे एक संकीर्ण मैदानी पट्टी है। गोवा के दक्षिण में पश्चिमी तटीय पट्टी है। मालाबार तट का अधिकांश भाग जो केरल राज्य में स्थित है, ये भी सही है। ये आपको ऊपर से एक से अधिक हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। 115 नंबर प्रश्न देखेंगे कि दक्षिण भारत की नदियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दक्षिण भारत की नदियों के संबंध में, ठीक है, नर्मदा नदी सतपुरा श्रेणी के दक्षिण में बह रही है। 115 नंबर देखिएगा, नर्मदा नदी जो है आपको सतपुरा श्रेणी के दक्षिण में बह रही है। तापी नदी सतपुरा श्रेणी के दक्षिण में बह रही है। नर्मदा विंध्य और सतपुरा पर्वतमाला के बीच से गुजर रही है। ये आपको एक से अधिक हो जाएगा, सभी सही हो जाएगा, डी आपको राइट आंसर हो जाएगा। 116 नंबर प्रश्न है कि सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को क्या नाम से जाना जाता है? कश्मीर हिमालय, कश्मीर और हिमाचल, पंजाब हिमालय, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए 116 का यहाँ पर सी हो जाएगा, पंजाब हिमालय, पसिस, इसका आपको ट्रिक है पसिस। ठीक है, इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। प से पंजाब हिमालय, सी से सिंधु, स से सतलज। ठीक है, ये आपको विस्तार जो है आपको
पंजाब हिमालय का, सिंधु से सतलज के बीच है, इसको राइट आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा निवासित नदी द्वीप है? ब्रह्मपुत्र का नदी का सबसे बड़ा निवासित नदी द्वीप है आपको माजुली, महरौली, देवलीपुर, एक से अधिक या कोई नहीं। तो 117 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा, माजुली। क्या हो जाएगा? माजुली। 118 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है आपको? सांभर, पुलिकट, चिल्का, एक से अधिक या कोई नहीं। तो 118 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चिल्का जो है कि आपको भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो कि आपको झींगा मछली का उत्पादन के लिए आपको फेमस है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखना है। चिल्का झील ऐसे वैसे है कहाँ? ये आपको उड़ीसा में स्थित है। इसको ध्यान में रखेंगे। कौन सा राज्य में है? उड़ीसा राज्य में। पुलिकट आपको तो तमिलनाडु में पड़ता है। सांभर झील आपको राजस्थान में पड़ता है। इसको भी साथ साथ याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 119 नंबर के, सुंदरवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सुंदरवन आपको जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में, ये आपको कौन सा कथन इसमें सही है? यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि बिल्कुल सही है। इसका नाम सुंदरी पेड़ के नाम से लिया गया है। 119 नंबर देखेंगे, जो कि ये भी सही है। आपको उपरोक्त विषय से अधिक देखिएगा 119 का आपको राइट आंसर देखिए डी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यह रॉयल बंगाल टाइगर का घर है, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपको डी राइट आंसर हो जाएगा। 120 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिवसमुद्रम स्थित है? कावेरी, कृष्णा नदी, महानदी, एक से अधिक या कोई नहीं। तो 120 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा, कावेरी नदी, ठीक है। शिवसमुद्रम आपको जो है जलप्रपात है, ये आपको कावेरी नदी पर स्थित है। इसको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 121 नंबर, 121 नंबर प्रश्न है कि कॉरियोलिस बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कॉरियोलिस बल के संबंध में, इसकी उत्पत्ति पृथ्वी के घूमने के कारण होती है। ये बिल्कुल सही है। ये आपको पृथ्वी के घूमने के कारण होती है। यह उत्तरी गोलार्ध में हवाओं के दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं और विशेषण के लिए जिम्मेदार है। यह भी बिल्कुल सही। इसकी उत्पत्ति वायु के तापमान एवं दशों में परिवर्तन के कारण होता है। ये भी सही है। यानी कि एक से अधिक हो जाएगा। 121 का आपको राइट आंसर डी हो जाएगा। 122 नंबर प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम किस राज्य में स्थित है? तो मासिन राम आपको मेघालय में स्थित है। आप लोग सभी लोग जानते होंगे। 122 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर आपको मासिन राम मेघालय में एक साल में आपको 11,871 मिलीमीटर वर्षा, आपको सबसे अधिक वर्षा होती है यहाँ पर, सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 123 नंबर की, भारत में 70 डिग्री सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन किस रूप में किया जाता है? तो 123 में देख देंगे हम लोग उष्णकटिबंधीय मानसून वन, उष्णकटिबंधीय कांटे और झाड़ियाँ, उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानी जंगल, एक से अधिक या कोई नहीं। तो 123 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय कांटे और झाड़ियाँ। भारत में 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन जो हम लोग करते हैं ना, ये आपको उष्णकटिबंधीय कांटे और झाड़ियाँ के रूप में हम लोग करते हैं वर्णन। भारत में चंदन किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति में पाया जाता है? भारत में चंदन किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय मैंग्रोव वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, एक से अधिक है कोई नहीं। तो 124 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हो जाएगा आपको राइट आंसर। कि भारत का जो चंदन का जो वन है ना, ये आपको वनस्पति उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में आपको पाया जाता है। 125 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित है? तो इसका आपको विशेषता पढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या है इसमें से। तो यह 200 सेंटीमीटर से अधिक उच्च तापमान एवं अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में केंद्रित है, जो कि बिल्कुल सही है। पेड़ सदाबहार घने, ऊंचे और स्तरीकृत होते हैं, यह भी आपको सही है। और सभी पेड़ एक विशेष मौसम में एक साथ अपनी पत्तियां गिराते हैं, यह भी सही है आपको। तो 125 का आपको राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे 126 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है? नीलगिरी, सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, एक से अधिक कोई नहीं। तो 126 का हम लोग राइट आंसर यहाँ पर देखेंगे कि क्या हो जाएगा। तो 126 का राइट आंसर ई हो जाएगा, नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से आपको कोई भी नहीं है। नीलगिरी जो कि है आपको ये केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्य में पड़ता है आपको ये। मन्नार की खाड़ी जो तमिलनाडु में है और सुंदरवन आपको पश्चिम बंगाल में पड़ता है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 126 के बाद 127 नंबर की, रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 किसको संबोधित करने के लिए बुलाया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण के अत्यावश्यक समस्याएं, वैश्विक स्तर पर सामाजिक आर्थिक विकास, विकसित विश्व
का राजनीतिक संकट, एक से अधिक या उपयुक्त से कोई नहीं। 127 का देखिएगा राइट आंसर डी हो जाएगा कि आपको इससे एक से ज़्यादा के चीज़ के लिए इसमें बुलाया गया था, जो आपको रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में जो हुआ था, संबोधित हुआ था, उसको बुलाया गया था इन सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे 128 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? नवीकरणीय संसाधन नहीं है। मिट्टी, हवा, कृषि, एक से अधिक, कोई नहीं। 128 का राइट आंसर द ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन नहीं है, क्योंकि आपको नहीं के बारे में बोला यहाँ पर ना, क्योंकि आपको मिट्टी भी, हवा भी, कृषि भी, ये सबको नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है ना, 128 का नंबर राइट आंसर आपको हो जाएगा ई, ऑप्शन नंबर ई। 129 नंबर प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारत में वनों की कटाई और सामुदायिक वनीकरण की सुरक्षा से संबंधित है? तो बीज बचाओ आंदोलन, नवदान्य आंदोलन, चिपको आंदोलन, एक से अधिक या कोई नहीं। तो 129 का राइट आंसर सी हो जाएगा आपको चिपको आंदोलन। ठीक है, कौन सा आंदोलन है जो कि भारत में वनों की कटाई और सामुदायिक वनीकरण की सुरक्षा से संबंधित है? तो चिपको आंदोलन, इसको ध्यान में रखना है, चिपको आंदोलन। और इसके साथ साथ एक फैक्ट इसमें और भी ध्यान में देंगे कि याद रखेंगे, चिपको आंदोलन जो आपको की शुरुआत हुई थी 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिला से इसको ये आपको शुरुआत हुआ था। इस आंदोलन को जो है कि प्रणेता कौन कौन थे? गांधीवादी आपको सुंदरलाल बहुगुणा थे, जिनके सबसे फेमस नाम इन्हीं का आता है, सबसे पहले सुंदरलाल बहुगुणा। इनके साथ साथ आपको गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट, श्रीमती गौड़ा देवी, ये सब जो है कि आपको इस चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 130 नंबर की बहुउद्देशीय नदी परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो 130 नंबर देखेंगे हम लोग कौन सा सही नहीं। इसे बाढ़ को नियंत्रित करने और अतिरिक्त पानी की कमी वाले क्षेत्रों में मोड़ने के लिए विकसित किया गया है। ये आपको नहीं होगा, ये आपका सही है। ठीक है, पहला वाला आपका सही है। कौन सा सही नहीं है, गलत के बारे में पहचान करना। यह नहर सिंचाई के विकास और जल विद्युत उत्पादन के लिए एकीकृत योजना है, ये भी सही है आपको। जलाशयों का निर्माण, जल भंडारण और जलीय कृषि के विकास के लिए किया जाता है, ये आपको गलत है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि नेगेटिव पूछ रहा है, सी आपको राइट आंसर हो जाएगा। 131 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भर के सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य बनाने वाला पहला राज्य है आपको? तो मेघालय, केरल, तमिलनाडु, एक से अधिक का कोई नहीं। 131 का राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, तमिलनाडु। इसको याद रखेंगे। ठीक है, एक तमिलनाडु हो जाएगा आपको, कि जो कि तमिलनाडु राज्य जो है, यही आपको घरों में छतों पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य बनाने वाला यह पहला राज्य है, तमिलनाडु। 132 नंबर प्रश्न है कि गुजरात में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध के लाभों में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह शामिल है? तो कौन सा शामिल है? तो 132 का आपको राइट आंसर देखिए बी हो जाएगा आपको, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, भारत में खेती के आदिम रूप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? बेवर, पामाडाबी, मिल्पा, एक से अधिक का कोई नहीं। तो 133 का आपको राइट आंसर देखिएगा यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक है। ठीक है ना, एक से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 134 नंबर की, झूम खेती के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? कौन सा सही मेल खाता है इनमें से? मिल्पा मध्य अमेरिका, कोनुको मैक्सिको, लदांग अफ्रीका, ऊपर से अधिक का कोई नहीं। तो देखेंगे हम लोग कौन सा आपको मेल खाता है सही से। तो मिल्पा मध्य अमेरिका, जो कि आपको इसका राइट आंसर देखिएगा आपको पहला ही वाला हो जाएगा, जो कि मिल्पा जो है कि मध्य अमेरिका यानी कि मैक्सिको से आपको संबंधित क्षेत्र रखता है। तो आपको 134 का राइट आंसर ए ही हो जाएगा। कोनुको मैक्सिको ये आपको गलत है, कोनुको वेनेजुएला का है। ठीक है, कोनुको आपको वेनेजुएला का है। लदांग मध्य अफ्रीका नहीं है, लदांग हो जाएगा आपको जावा और मलेशिया का। 135 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे कि भारत में आरंभ अरेबिका कॉफ़ी की खेती निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई थी? किस स्थान पर की गई थी? नीलगिरी पहाड़ी, बाबा बुदन की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी, ऊपर से अधिक या ऊपर से कोई नहीं। 135 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, बाबा बुदन की पहाड़ी। भारत में आरंभ अरेबिका कॉफ़ी की खेती निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई थी? बाबा बुदन की पहाड़ी पर की गई थी। 136 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से खनिजों का कौन सा समूह गैर धात्विक श्रेणी के से संबंधित है? लौह अयस्क, तांबा चांदी, अभ्रक चूना पत्थर, संगमरमर, निकेल कोबाल्ट प्लेटिनम, एक से अधिक या कोई नहीं। तो 136 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, अभ्रक चूना पत्थर और संगमरमर। ये जो है कि खनिज जो है, ये खनिज का जो समूह है गैर धात्विक श्रेणी से संबंधित है। 137 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? ओडिशा, बिहार, झारखंड, एक से अधिक या कोई नहीं। तो 137 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, बिहार।
ठीक है। बिहार जो है कि पायराइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसको ध्यान में रखना है। ये आपको बीबीआई हो जाएगा प्रश्न, ठीक है। पूछा गया प्रश्न भी है, ये पूछा गया, आपको सेट लगा रहा हूँ मैं, जो पिछले एग्जाम में पूछा गया है, ये बीबीआई हो जाएगा। ये सब आपको रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 138 नंबर के, भारत में भूतापीय ऊर्जा दोहन केंद्र कहाँ स्थित है? भूतापीय ऊर्जा दोहन केंद्र कहाँ स्थित है? तो 138 का आपको देखिएगा, हिमाचल प्रदेश में पर्वतीय घाटी, लद्दाख में पुगा घाटी, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला, ऊपर से एक से अधिक है। 138 का आपको राइट आंसर डी हो जाएगा, ऊपर से एक से अधिक हो जाएगा। 139 नंबर प्रश्न है कि लौह एवं उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है। इसे बुनियादी उद्योग कहा जाता है, इसे प्रकाश उद्योग कहा जाता है, या कच्चे माल की निकटता वाले क्षेत्र में स्थित होता है, उपरोक्त से अधिक या कोई नहीं। तो 139 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, जो कि ये गलत है। इसे प्रकाश उद्योग कहा जाता है, ये गलत है। आपको लौह एवं इस्पात उद्योग को गलत हो जाएगा, ये आपका यही सही हो जाएगा, नेगेटिव पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 नंबर की, भारत में निम्नलिखित में से कौन से चरम स्थान पूर्व और पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं? देखिएगा, कौन सा चरम स्थान पूर्व और पश्चिम गलियारे से जुड़ा हुआ है? आपको इस तरह से डायरेक्शन होता है आपको, ये आपको वेस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया, इधर ईस्ट हो गया, यानी कि इसी के बारे में पूछा ये गलियारा, ठीक है। किसे किसे जुड़ा है? देखिएगा, श्रीनगर जम्मू कश्मीर और चेन्नई तमिलनाडु, सिलचर असम और पोरबंदर गुजरात है, दिसपुर दिसपुर अरुणाचल प्रदेश और पोरबंदर गुजरात। एक से अधिक का कोई नहीं। 140 का यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा, सिलचर असम से, आपको असम के सिलचर से, गुजरात के पोरबंदर। गुजरात आपको इस साइड डायरेक्शन में पड़ता है, वेस्ट में, ठीक है, और आपको असम ये को पूर्वोत्तर राज्य हो गया इधर साइड, ठीक है। इसके यही आपको जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141 नंबर के, मिश्मी, बरैल और लुशाई क्या है? पहाड़ियाँ, जनजातियाँ, नदियाँ और पहाड़ियाँ, एक से अधिक या कोई नहीं। 141 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा, ये पहाड़ियाँ हैं। आपको 141 का ए हो जाएगा, मिश्मी, बरैल और लुशाई, ये आपको एक पहाड़ी का नाम है। 142 नंबर प्रश्न देखेंगे कि भारत की प्राचीनतम चट्टानों में सम्मिलित नहीं है। धारवाड़ करम, कुडप्पा करम, विंध्यन करम, एक से अधिक या कोई नहीं। ऑप्शन नंबर आपका इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि आपके सभी आपको सम्मिलित है। सम्मिलित नहीं पूछ रहा है, ये आपको गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 143 नंबर के, असम हिमालय में हिम रेखा की ऊंचाई कितनी है? 4300 मीटर, 4400 मीटर, 4500 मीटर, एक से अधिक या कोई नहीं। 143 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, 4400 मीटर आपको है, 4400 मीटर असम हिमालय में हिम रेखा की ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 144 नंबर की, पेन्नार नदी का उद्गम स्थल है। पेन्नार नदी का उद्गम स्थल क्या है? नीलगिरी तमिलनाडु, सह्याद्री महाराष्ट्र, नंदी पहाड़ी कर्नाटक, एक से अधिक या कोई नहीं। 144 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, आपको नंदी पहाड़ी कर्नाटक। पेन्नार नदी का उद्गम जो स्थल है कर्नाटक के नंदी पहाड़ी से ये निकलता है। 145 नंबर प्रश्न है कि जनवरी माह में भारत में 20 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा का विस्तार माना जाता है जनवरी माह में। तो कर्क रेखा के समानांतर किंतु दक्षिण में, कर्क रेखा के समानांतर किंतु उत्तर में, विंध्याचल पहाड़ी और पठारी प्रदेश के उत्तर में, एक सदी का कोई नहीं। 145 का आपको राइट आंसर ये हो जाएगा, कर्क रेखा के समानांतर किंतु दक्षिण में, राइट आंसर हो जाएगा आपको। 146वां प्रश्न है कि पश्चिमी हिमालय में उष्णकटिबंधीय वनस्पति के विस्तार की उच्चतम सीमा क्या है? औसत सागर तल से 1500 मीटर, औसत सागर तल से 1510 मीटर, औसत सागर तल से आपको 1524 मीटर, एक सदी के कोई नहीं। 146 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, औसत सागर तल से 1524 मीटर। 147 नंबर प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वनों को वर्षा जल की औसत आवश्यकता होती है, कितनी होती है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वनों को वर्षा की आवश्यकता 200 सेंटीमीटर से अधिक, 150 से 200 सेंटीमीटर, 100 से 150 सेंटीमीटर, या इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। 147 का आपको डी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि आपको इनको ये उन क्षेत्रों के विषय है जहां आपको 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा तक की ज़रूरत पड़ती है। कितनी? 70 से 200 सेंटीमीटर तक की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 148 नंबर के, भारत में सर्वाधिक ज्वारीय वन क्षेत्र वाले राज्य हैं। पश्चिम बंगाल और गुजरात, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, एक से अधिक या कोई नहीं। 148 का आपको राइट आंसर ये हो जाएगा, पश्चिम बंगाल और गुजरात जो है कि भारत में सर्वाधिक ज्वारीय वन वाले क्षेत्र वाले राज्य हैं। 149 में प्रश्न है कि महाभारत लेख नामक पर्वत स्थित है। महाभारत लेख नामक पर्वत स्थित है आपको भारत में, नेपाल में, भूटान में, एक से अधिक है कोई नहीं। तो 149 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, नेपाल में स्थित है महाभारत लेख नामक पर्वत स्थित है आपको नेपाल में।
150 नंबर प्रश्न देखेंगे कि R.L. सिंह ने भारत के प्रादेशिक विभाजन के आधार तत्व के रूप में लिया है भूगर्भिक संरचना को, भौतिक आकृति को, अवस्थिति को, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो 150 का आपको राइट आंसर डी हो जाएगा, आपको उपयुक्त में से एक से अधिक के, क्योंकि आपको इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 151 नंबर प्रश्न है कि देखिएगा यहाँ से आपको इकोनॉमिक्स अब स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। 151 से 40 प्रश्न आपको यहाँ से इकोनॉमिक्स चलेगा। शिशु मृत्यु दर क्या है? 151 का आपको राइट आंसर देखिएगा, ए आपको राइट आंसर हो जाएगा इसमें से कि उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या जो होता है ना, कि वो आपको शिशु मृत्यु दर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 152 नंबर कि देश की कुल आय को उसकी जनसंख्या में विभाजित करने पर प्राप्त आय को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय, जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्रति व्यक्ति आय, एक से अधिक या कोई नहीं। 152 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। देश की कुल आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित करने पर प्राप्त आय को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। 153 नंबर प्रश्न है कि यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में देशों की तुलना किस आधार पर की गई है? प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य की स्थिति, लोगों का शिक्षा स्तर, एक से अधिक या कोई नहीं। तो 153 का राइट आंसर डी हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। 154 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग, देखिएगा यूएनडीपी का फुल फॉर्म पूछ देगा, अगर दोस्तों इसको भी पूछ देता है तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है इसका फुल फॉर्म, इसको भी याद रखना है। 154 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखकर आर्थिक विकास करना कहलाता है, क्या कहलाता है? नियोजित विकास, सतत विकास, मानव विकास, एक से अधिक का कोई नहीं। 154 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, सतत विकास कहलाता है। 155 नंबर प्रश्न है कि 6 से 10 आयु वर्ग के कुल बच्चों में से कुल स्कूल जाने वाले बच्चों के अनुपात प्रतिशत को क्या कहा जाता है? देखिएगा 6 से 10 आय वाले साल वाले कुल बच्चों में से स्कूल जाने वाले बच्चों के अनुपात प्रतिशत को क्या कहा जाता है? सकल नामांकन अनुपात, शुद्ध उपस्थिति अनुपात, शुद्ध नामांकन अनुपात, एक से अधिक या कोई नहीं। 155 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, आपको शुद्ध उपस्थिति अनुपात कहा जाता है। 156 निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। परिवहन, मछली पकड़ना, बैंकिंग, एक से अधिक या कोई नहीं। 156 का आपको राइट आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर। तो इसमें ध्यान देंगे कि परिवहन और बैंकिंग ये दोनों जो आपके प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो एक से अधिक हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 157 नंबर प्रश्न देखेंगे कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में ग्रामीण साक्षरता दर सबसे अधिक है? रोहतास, औरंगाबाद, सीवान, पूर्णिया, सहरसा, सीवान, एक से अधिक या कोई नहीं। 157 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा, रोहतास और औरंगाबाद में इस जिले में आपको रोहतास और औरंगाबाद जिले में ग्रामीण साक्षरता दर सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? विद्यालय में पढ़ाती एक अध्यापिका, ठेकेदार के लिए काम करने वाला एक दिहाड़ी मजदूर, अपने घर में काम करने वाला या वाली, हथकरघा बुनकर, एक से अधिक का कोई नहीं। 158 का आपको राइट आंसर ये हो जाएगा, विद्यालय में पढ़ाती एक अध्यापिका जो है आपको इसके अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन ये आपको ये दोनों आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 159 नंबर, ऋण की शर्तों में संपार्श्विक सहित शामिल है ब्याज दर, पुनर्भुगतान का तरीका, दस्तावेजीकरण की आवश्यकता, एक से अधिक का कोई नहीं। 159 का आपको राइट आंसर देखिए डी हो जाएगा, क्योंकि ब्याज दर, आवश्यकता, भुगतान के तरीका आपको जो होता है, दस्तावेजी की आवश्यकता, ये तीनों आपको आ जाएगा, इसलिए एक से अधिक हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 160 नंबर की सरकार के द्वारा निर्धारित व्यापार बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? भूमंडलीकरण, निजीकरण, विनिवेशकरण, एक से अधिक या कोई नहीं। इनमें से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि सरकार के द्वारा निर्धारित व्यापार बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो उदारीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? उदारीकरण
उदारीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 161 नंबर के निवारण पाने के उपभोक्ता अधिकार के अंतर्गत आता है अनुचित व्यापार कार्य प्रणाली के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सेवा प्राप्त करना जारी रखने या रखने के अधिकार, एक से अधिक या कोई नहीं। 161 का आपको राइट आंसर यहाँ पर डी होने वाला है कि उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी कि एक से अधिक आपको इनमें से जो आता है अनुचित व्यापार कार्य प्रणाली के विरुद्ध अधिकार भी आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी आता है और सेवा प्राप्त करना जारी रखना या रखने की अधिकार यह भी आपको आता है निवारण पाने के उपभोक्ता अधिकार के अंतर्गत है। एक से अधिक आपको राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 162 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कपड़ा के बारे में सत्य है। तो देखेंगे 162 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा कि यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अधिनियम को संदर्भित करता है। 163 नंबर प्रश्न है कि गरीबी कम करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है। काफ़ी अच्छी प्रश्न है कि बिहार सरकार के द्वारा ये जो योजना शुरू किया गया है गरीबी कम करने के लिए, तो कौन सा, मनरेगा, जीविका, MMUY, एक से अधिक का कोई नहीं। तो 163 का आपको राइट आंसर देखिएगा बी हो जाएगा जीविका। यहाँ पर बिहार का ये एक स्कीम है, योजना चलाया गया है जो कि गरीबी कम करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा चलाया गया है, इसको ध्यान में रखना है। VVI प्रश्न हो जाएगा ये आपको एग्जाम के रिगार्डिंग, यह आपका करंट अफेयर है। किसी देश में खाद्य सुरक्षा तभी सुनिश्चित होती है जब भोजन की उपलब्धता हो, अधिगम्यता हो, सामर्थ्य हो, एक से अधिक कोई नहीं। 164 का आपको राइट आंसर देखिएगा डी हो जाएगा आपको, क्योंकि आपको इनमें से सभी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अंत्योदय अन्न योजना जुड़ी हुई है तो मध्याह्न आहार से, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से, खाद्य पोषण से, एक से अधिक का कोई नहीं। 165 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित है अंत्योदय अन्न योजना जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न देखेंगे 166 नंबर के अल्प रोजगार अर्थ क्या है। अल्प रोजगार का अर्थ क्या होता है। जब लोग काम करने के इच्छुक नहीं हैं, जब लोग अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हों, जब लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हों, एक से अधिक का कोई नहीं। 166 का राइट आंसर देखिएगा बी हो जाएगा कि जब लोग अपनी क्षमता से काम कम कर रहे हों, ठीक ना, तो उसी को हम लोग अल्प रोजगार का अर्थ इसको मानते हैं, हम लोग इसी को अल्प रोजगार कहते हैं कि जब लोग अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं, यानी कि आप लोगों के पास अगर क्षमता अधिक है लेकिन फिर भी आपको कम काम कर रहे हैं, उसी को अल्प रोजगार कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश रोजगार स्तर पर पंचवार्षिक सर्वेक्षण करता है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन UNSSO, भारत की जनगणना, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, एक से अधिक कोई नहीं। 167 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन करता है आपको ये रोजगार स्तर पर पंचवार्षिक सर्वेक्षण करता है आपको NSSO। 168 नंबर प्रश्न है कि सकल घरेलू उत्पाद के क्षेत्र में योगदान का उच्चतम से निम्नतम तक का सही क्रम चुनिए। 168 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा, पहला वाला ही, तृतीयक क्षेत्र, फिर निर्माण क्षेत्र, फिर कृषि क्षेत्र, ठीक है ना, सकल घरेलू उत्पाद में आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को सुगम बनाया है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया को सुगम बनाया है कौन। व्यापार और निवेश नीतियों के उदारीकरण ने, कृषि क्षेत्र में वृद्धि ने, उच्च टैरिफ दर ने। तो 169 का राइट आंसर ए हो जाएगा, व्यापार और निवेश नीतियों के उदारीकरण ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को सुगम बनाया। 170 है प्रश्न, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा भूमि, भवन आदि जैसी संपत्ति खरीदने के लिए खर्च किया गया धन कहलाता है। घरेलू निवेश, विदेशी मुद्रा, विदेशी निवेश, एक से अधिक का कोई नहीं। तो 170 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, विदेशी निवेश। दोस्तों ये जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ एक दूसरे में लोग शेयर जरूर किया कीजिए, क्योंकि आपको जिनके पास ये आपको बुक नहीं है वो भी, उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके, और बहुत मेहनत लगता है दोस्तों बनाने में, तो इसलिए आपको ये इसको शेयर जरूर किया कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 171 नंबर की, एक परिसंपत्ति जिसे उधारकर्ता ऋणदाता की पुनर्भुगतान गारंटी के रूप में उपयोग करता है उसे क्या कहा जाता है। 171 का आपको राइट आंसर देखिएगा सी हो जाएगा, संपार्श्विक कहा जाता है उसे। वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। विनिमय के माध्यम के रूप में धन की उपलब्धता, इच्छाओं का दोहरा संयोग, विनिमय के लिए वस्तुओं की उपलब्धता, एक से अधिक का कोई नहीं। 172 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा, विनिमय के माध्यम के रूप में धन की उपलब्धता, ये आपको नहीं है, सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 173 नंबर की, ऋण के औपचारिक स्रोतों के कामकाज की निगरानी खालिस्तान द्वारा की जाती है। केंद्र सरकार, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, एक से अधिक का कोई नहीं। 173 का आपको राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, RBI, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। यह आपको ऋण के औपचारिक स्रोतों के कामकाज की निगरानी RBI के द्वारा की जाती है। 174 नंबर प्रश्न देखेंगे कि बिहार के विकास दर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है, तो देखेंगे, पढ़ते हैं हम लोग। 2017-18 में बिहार की अर्थव्यवस्था की विकास दर 5% थी, जबकि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 7% थी।
बी ऑप्शन कहता है कि 2016-17 में तृतीय क्षेत्र द्वारा उच्चतम विकास दर दर्ज की गई। 2016-17 में निर्माण क्षेत्र में उच्चतम दर द्वारा उच्चतम विकास दर दर्ज की गई। एक से अधिक या कोई नहीं। 174 का राइट आंसर देखिएगा यहाँ पर डी हो जाएगा। इनमें से आपको एक से ज़्यादा है। ठीक है, क्या है? एक से ज़्यादा है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 175 नंबर, ये आपको इनमें से तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, खालिस्तान का अर्थ है किसी खाद्य पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिलाकर उसकी गुणवत्ता कम करना। निम्न गुणवत्ता वाला उत्पाद है मिलावट, सम्मिश्रण, एक से अधिक या कोई नहीं। 175 का आपको बी हो जाएगा, मिलावट कहलाता है वो। अगला प्रश्न है कि जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं का विपणन खालिस्तान के अंतर्गत आता है। तो 176 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, संरक्षित होने का अधिकार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 177 नंबर के निम्नलिखित में से मुद्रा के आधुनिक रूप की कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता है? या देश की सरकार द्वारा अधिकृत, या कीमती धातु से बना है, या वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी किया जाता है। एक से अधिक या कोई नहीं। तो 177 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा, यह देश की सरकार द्वारा अधिकृत है। ठीक है, यह आपको महत्वपूर्ण विशेषता है आपको, यह देश की सरकार द्वारा अधिकृत है। क्या? मुद्रा के आधुनिक रूप की विशेषता। 178 नंबर प्रश्न है कि मानव विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश HDI में भारत से ऊपर है? पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, एक से अधिक या कोई नहीं। तो 178 का यहाँ पर सी हो जाएगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है कि आपको मानव विकास रिपोर्ट सूचकांक में आपको भारत देश से ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 179 नंबर, इसमें ध्यान देंगे कि HDI UNDP के द्वारा HDI 1990 में ये जारी किया जाता है और मानव विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार 191 देशों में भारत का जो स्थान है आपको क्यों है 132वें स्थान पर है। ठीक है, 132वें स्थान पर है अपना भारत है 132। निम्नलिखित में से कौन सा एक की नवीकरणीय संसाधन है? भूजल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, एक से अधिक या कोई नहीं। 179 का आपको राइट आंसर भूजल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूजल जो है कि नवीकरणीय संसाधन है। 180 नंबर प्रश्न देखेंगे कि आर्थिक गतिविधियों को किसके आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है? ठीक है, वर्गीकृत किया जाता है। आर्थिक गतिविधि की प्रकृति, परिसंपत्तियों का स्वामित्व और सेवाओं की डिलीवरी, किसी उद्यम में श्रमिकों की संख्या, एक से अधिक का कोई नहीं। तो 180 का आपको राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, आपको परिसंपत्तियों का स्वामित्व और सेवाओं की डिलीवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की जनसंख्या 2001 से 2011 की दशक की वृद्धि दर 25% से अधिक है? दरभंगा, सिवान, नवादा, एक से अधिक या कोई नहीं। 181 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के बीच 25.07% थी। ठीक ना, सबसे ज़्यादा आपको कहाँ की है? तो मधेपुरा। सबसे ज़्यादा आपको कहाँ की जनसंख्या? तो मधेपुरा की है, सर्वाधिक वृद्धि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा नदी पशुपालन कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है? नदी पशुपालन कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है। नदियों से मछली ब्रूडर का संग्रह और एकत्रित ब्रूडर का कृत्रिम प्रजनन, मछली के बच्चों को चिन्हित नदियों में जमा करना, चिन्हित नदियों में शुद्ध जर्म प्लाज्म की बहाली, एक से अधिक या कोई नहीं। 182 का आपको राइट आंसर डी होने वाला है, क्योंकि इनमें से एक से ज़्यादा आपको जो ऑप्शन है सही है, एक से अधिक हो जाएगा डी ऑप्शन। अस्थिरता और पूंजी खोने के जोखिम के दृष्टिकोण से लिक्विड फंड निवेशकों के लिए एक सुरक्षित विकल्प है। लिक्विड फंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 183 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा, आपको लिक्विड फंड मुद्रा बाजार के साधन हैं। 184 नंबर प्रश्न है कि किसी विशेष वर्ष के दौरान किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय आय, शुद्ध घरेलू उत्पाद, एक से अधिक कोई नहीं। 184 का राइट आंसर ए हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद उसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 185 नंबर के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक का राष्ट्रीयकृत संस्करण है। नीति आयोग बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के लिए नोडल एजेंसी है। MPI की बेसलाइन रिपोर्ट चौथे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण पर आधारित है। तो इसका सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो 185 का देखिएगा, यहाँ पर आपको राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि 1, 2, 3 तीनों सही है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 186 नंबर के केंद्रीय एवं राज्य भंडारण निगम का उद्देश्य क्या है? भंडारण सुविधाएं प्रदान करना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, नए कृषि उपकरण उपलब्ध कराना, खाद उपलब्ध कराना। तो 186 का यहाँ पर देखेंगे हम लोग ए हो जाएगा, यहाँ पर केवल एक है, ठीक है, केवल एक हो जाएगा आपको, भंडारण सुविधाएं प्रदान कराना। 187 है कि भारत में मुद्रा आपूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? M3 सबसे अधिक तरल मुद्रा आपूर्ति माप है, M2 सबसे अधिक तरल मुद्रा आपूर्ति माप है, M1 सबसे अधिक तरल मुद्रा आपूर्ति माप है, एक से अधिक या कोई नहीं। 187 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, M1 सबसे अधिक तरल मुद्रा आपूर्ति माप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 188 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सी बिहार में जलवायु लचीले कृषि कार्यक्रम की विशेषता है? तो विकसित फसल कैलेंडर के अनुसार फसलों की समय पर योजना के आधार पर फसल प्रणाली का परिचय, जल पोषण और खरपतवार के लिए सर्वोत्तम प्रबंध पद्धतियाँ, उपलब्ध मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार फसल विधिकरण। तो 188 का आपको राइट आंसर देखिएगा डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक है। 189 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से बिहार स्टार्टअप नीति 2022 से का सही उद्देश्य चुनिए। तो 189 का देखेंगे यहाँ पर हम लोग डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आपको स्टार्टअप को उनकी व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए सीड फीडिंग के साथ साथ समान अनुदान द्वारा समर्थन देना, जो कि सही है। विश्वविद्यालय स्कूलों में शिक्षण मॉड्यूल शुरू करने की शिक्षा के माध्यम से उद्यमिता को प्रोत्साहित करना। और सी ऑप्शन कहता है कि नए इनक्यूबेटरों के विकास को सुविधाजनक बनाना और मौजूदा इनक्यूबेटरों या सामान्य बुनियादी ढांचे के स्थानों सह कार्यशील स्थानों के विस्तार का समर्थन करना। डी आपको राइट आंसर हो जाएगा इनमें से। एक अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पर ध्यान देंगे। जिला फोरम में एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होगी। राज्य आयोग में एक व्यक्ति शामिल होगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है। जिला फोरम में 4 सदस्य होंगे। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण में आयोग में एक व्यक्ति शामिल होगा जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है। 190 का यहाँ पर आपको राइट आंसर देखिएगा सी हो जाएगा, केवल 3 आपको इसमें से सही है कि जिला फोरम में 4 सदस्य होंगे। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि अब यहाँ से पॉलिटिकल साइंस आ गया पार्ट 3 में, ठीक है। यहाँ पर आप लोग पॉलिटिकल साइंस का हम लोग अब 40 प्रश्न करेंगे, जो कि इसमें का आपको लास्ट है, इसके बाद आपको खत्म हो जाएगा ये सेट। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है? हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो 191 का यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई के कि इनमें से कोई सा ऐसा भाषा नहीं है जिसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 राजभाषा से संबंधित है। इसे भी इस पॉइंट को हम लोग याद करते चलेंगे, ध्यान में रखेंगे। अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी संघ की राजभाषा होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 192 नंबर कि भारतीय कैबिनेट में पहली महिला थी, कौन थी? सरोजिनी नायडू, राजकुमारी, अमृता कौर, इंदिरा गांधी, इनमें से एक से अधिक या कोई नहीं। 191 का आपको बी राइट आंसर हो जाएगा, राजकुमारी अमृता कौर जो थी भारतीय कैबिनेट में पहली महिला थी। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? सी राजगोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास, एक से अधिक, 100 कोई नहीं। तो 193 का आपको एक हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी जो थे स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। 194 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्र निर्माण के आधारभूत दृष्टिकोण में क्या शामिल नहीं है? तो देखेंगे हम लोग नीति निर्माण में क्षेत्रीय मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना, विभिन्न संस्कृतियों की विशेषताओं को छोड़े बिना संयुक्त सामाजिक जीवन, क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीति अभिव्यक्ति को राष्ट्र विरोधी मानना, एक से अधिक या कोई नहीं। 94 का आपको देखिएगा 194 का सी हो जाएगा, क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति को राष्ट्र विरोधी मानना, ये आपको राष्ट्र निर्माण के आधारभूत दृष्टिकोण में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार किया कब? 26 नवंबर 1949। तो 195 का आपका पहला ही सही है, सभी लोगों को याद होना चाहिए ये।
हमारा संविधान कब अंगीकार हुआ आपको? 26 नवंबर 1949। लागू कब से हुआ? तो 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान बनने में टोटल टाइम कितना लेगा? 2 साल 11 महीना 18 दिन। 2 साल 11 महीना 18 दिन, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 196 नंबर की, इनमें से कौन संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे? उपाध्यक्ष पूछ रहा है यहाँ पर, अध्यक्ष नहीं उपाध्यक्ष है। एस सी मुखर्जी, के एम मुंशी, चित्तरंजन दास, एक से अधिक या कोई नहीं। 196 का राइट आंसर पहला वाला ये होगा। एस सी मुखर्जी जो थे ये आपको संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। 197 नंबर प्रश्न है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, तो ये आपको संविधान के आपको आयरलैंड के संविधान से लिया गया। आपको बी आपको राइट आंसर हो जाएगा इनमें से। 198 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध राज्य चुनाव आयोग से है? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 67वां संविधान संशोधन, 54वां संशोधन अधिनियम, या एक से अधिक या कोई नहीं। 198 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है राज्य चुनाव आयोग से संबंधित है। 199 प्रश्न है कि भारत में चुनावों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सार्वभौम वयस्क मताधिकार, बहुदलीय व्यवस्था, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग, एक से अधिक का कोई नहीं। 199 का आपको राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, 200 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि असत्य कथन की पहचान कीजिए। लोकसभा का प्रथम आम चुनाव वर्ष 1951 में आयोजित हुआ था। तो 1951 ईस्वी में असत्य गलत की पहचान करना है, तो ये आपको बिल्कुल सही है कि 51 में आपको 51-52 में प्रथम चुनाव हुआ था। स्वतंत्रता के बाद से ही भारत में चुनावों के लिए एक निर्वाचक क्षेत्र के लिए सभी प्रत्याशी का नाम मत पत्रों का उपयोग हो रहा है, ये बिल्कुल सही है भी। 1990 के दशक के अंत से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा मत पत्रों से मतदान की व्यवस्था की स्थापना की शुरुआत हुई, जो कि आपको बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई हो जाएगा, क्योंकि आपको असत्य कथन में से कोई नहीं, सब आपको सही है टोटल। ठीक है, 200 का आपको राइट आंसर ई हो जाएगा। 201 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसका संबंध परमदेश से है? ठीक है, तो न्यायालय यह देखता है कि कोई पदाधिकारी अपना विधिक कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा है और किसी व्यक्ति का अधिकार का अतिक्रमण कर रहा है। तो ये आपको देखिए परमादेश यही हो गया। 201 का आपको राइट आंसर यहाँ पर, यानी कि यही हो जाएगा कि परमादेश का मतलब होता है कि हम आदेश देते हैं। परमादेश का अर्थ क्या होता है? कि हम आदेश देते हैं। ठीक है, यही आपको राइट आंसर हो जाएगा, पहला वाला ही। 202 नंबर प्रश्न देखेंगे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 का एक जो संबंधित है किससे है? उपराष्ट्रपति से, निर्वाचन आयोग से, न्यायपालिका से, एक से अधिक का कोई नहीं। तो 202 का आपको राइट आंसर 200 बी हो जाएगा। ठीक है, निर्वाचन आयोग से संबंधित है, 324 का एक है। 203 नंबर प्रश्न है कि संघ सूची के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत की पहचान करना है इनमें से। तो 203 का देखेंगे हम लोग कि संघ सूची में प्रतिरक्षी, ठीक है, प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग जैसे राष्ट्रीय महत्व विषय हैं, सही है। पूरे देश के इन मामलों में एक तरह की नीतियों की आवश्यकता है, इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है, बिल्कुल सही। संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को, भी सही। ये आपको इसका राइट आंसर देखिएगा, सब तो सही है, लेकिन असत्य का पहचान करना है तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। 203 का आपको ई हो जाएगा। ठीक है, 204 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य ने भारत में पहली गैर कांग्रेसी राज्य सरकार को चुना गया? उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार, एक से अधिक का कोई नहीं। तो 204 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, केरल को चुना गया सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 205 नंबर के आधारभूत संरचना सिद्धांत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह एक भारतीय न्यायिक सिद्धांत है। यह सिद्धांत केशवानंद भारती केस में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर आधारित है। यह सिद्धांत केवल संवैधानिक संशोधनों पर लागू होता है, एक से अधिक का कोई नहीं। 205 का आपको राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक आपको सही है। ठीक है, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपको, भारत के नियोजित विकास मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा गलत कथन को पहचान कीजिए। यह मॉडल विकास के यूएसएसआर मॉडल से प्रेरित था। तो 206 का आपको देखिएगा, गलत की पहचान करना, ये आपको सही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप दस्तावेज को 1951 में जारी किया गया, बिल्कुल सही है। 51 से 56 चला था प्रथम पंचवर्षीय योजना। पीसी महालनोबिस प्रथम पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार थे, जो ये आपको गलत है, क्योंकि पीसी महालनोबिस आपको दूसरे पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार थे, आपको यही गलत है, यही सही हो जाएगा। 206 का सी हो जाएगा राइट आंसर। संविधान के अनुसार संघीय विधायी निकाय को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, संसद, एक से अधिक का कोई नहीं। 207 का आपको राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, संसद। कि संविधान के अनुसार संघीय विधायी निकाय को क्या कहा जाता है?
संसद कहा जाता है। 207 का सी आपको राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संसद के अंतर्गत कौन आता है, कौन कौन आते हैं? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। तो 208 का आपको राइट आंसर देखिए डी हो जाएगा, क्योंकि आपको राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा सभी तीनों आते हैं संसद के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1990 के पश्चात भारतीय राजनीति युग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? या आर्थिक सुधारों पर आम सहमति का युग है, या गठबंधन सरकारों का युग है, या संघ के बाहर स्वायत्तता के लिए प्रांतीय आकांक्षाओं की वृद्धि का युग है? एक से अधिक या कोई नहीं। 209 का आपको राइट आंसर डी हो जाएगा, एक से इसमें से अधिक सही है, ये आपको डी ऑप्शन हो जाएगा। 210 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण को बढ़ावा देना सरकार के लिए अनिवार्य है? अनुच्छेद 356, 340, 249, एक से अधिक या कोई नहीं। तो 210 का आपको राइट आंसर देखिएगा बी हो जाएगा, अनुच्छेद 340, जो कि अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण को बढ़ावा देना सरकार के लिए अनिवार्य है, अनुच्छेद 340 में कहा गया है। 211 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के संशोधन में सम्मिलित होता है? राष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिका, एक से अधिक का कोई नहीं। 211 का आपको राइट आंसर देखिएगा डी हो जाएगा, ये आपको। तो 211 का राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक है। 212 नंबर प्रश्न देखेंगे कि क्या एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? हाँ, नहीं, अस्थायी तौर पर ही, मात्र, एक से अधिक या कोई नहीं। तो देखेंगे हम लोग 212 का राइट आंसर ए हो जाएगा आपको, बिल्कुल हाँ, जी हाँ, एक से अधिक राज्य में आपको राज्यपाल नियुक्त एक ही राज्य को राज्यपाल किया जा सकता है, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। दो 213 नंबर प्रश्न है कि समवर्ती सूची के उल्लेख है पांचवी अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में, एक से अधिक या कोई नहीं। देखिएगा समवर्ती सूची का उल्लेख किसमें है? तो 213 का आपको राइट आंसर देखिएगा सी हो जाएगा, 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची का उल्लेख है। सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ है यह है कि मत देने का अधिकार नियंत्रित नहीं होता है जाति या लिंग से, आस्था से, संपत्ति से, एक से अधिक का कोई नहीं। 214 का आपको राइट आंसर देखिएगा डी हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 215 नंबर के निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्य निर्वाचन आयुक्त, एक से अधिक या कोई नहीं। 215 का राइट आंसर देखिएगा यहाँ पर डी हो जाएगा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की तो होती ही होती है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये दोनों की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, एक से अधिक हो जाएगा। 216 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग के अनुच्छेद 280 संबंधित है। तो अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? संघ लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, एक से अधिक कोई नहीं। 216 का राइट आंसर देखिएगा आप सी हो जाएगा, वित्त आयोग, ये अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति, शाह समिति, जस्टिस वर्मा समिति, एक से अधिक या कोई नहीं। 217 का राइट आंसर पहला ही हो जाएगा आपको, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है। इसको आपको इस समिति की अनुशंसा जो है आपको 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, इसको ध्यान में रखेंगे। मौलिक कर्तव्य को भाग 4 में है, मौलिक कर्तव्य भाग 4 में है आपको, और अनुच्छेद पूछ जाएगा तो 51 के क हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि किस देश में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली है वो कनाडा, भारत, यूके, एक से अधिक कोई नहीं। 218 का आपको राइट आंसर देखिएगा डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग दोस्तों के 218 नंबर की फर्स्ट पास्ट, ये आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बहुत अच्छा प्रश्न है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट जो प्रणाली है आपको, ये भारत भी, कनाडा भी, यूके भी, ये तीनों आपको देश अपनाने वाला ये देश है इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 219, ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई? आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा, एक से अधिक कोई नहीं। तो आंध्र प्रदेश में आपको ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत हुई कब? 1992 में। कब? 1992 में इसकी शुरुआत हुई, ताड़ी विरोधी आंदोलन की शुरुआत। इसमें महिलाओं ने आपको भारी संख्या में भाग लिया, इसे भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको जाकर के ऐसे विधेयक जिनमें स्पष्ट रूप से करारोपण या करों की संपत्ति के संबंधित प्रावधान होते हैं, और ये किस श्रेणी में रखा जाता है? धन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, एक से अधिक का कोई नहीं। तो 220 का आपको ए हो जाएगा, धन विधेयक में इसको रखा जाता है। निम्नलिखित में से किसका लोकतंत्र के विचारों में विश्वास नहीं है? विश्वास नहीं है। उदारवादी, कट्टरपंथी, समाजवादी, एक से अधिक कोई नहीं। तो 221 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, कट्टरपंथी। कट्टरपंथी का जो है लोकतंत्र के विचार में विश्वास नहीं है। 222 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग कि लोकतंत्र के अंतर्विरोधों को इंगित करने के लिए किसने द एप्पल कार्ट नामक नाटक लिखी?
द एप्पल कार्ट नामक नाटक लिखी? विलियम शेक्सपियर, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, मुल्क राज आनंद, एक सदी का कोई नहीं। 222 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने द एप्पल कार्ट नामक नाटक लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 223 नंबर के, द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखी? द महेंद्र प्रसाद सिंह, प्रताप भानु मेहता, पॉल ब्रॉस, एक सदी कोई नहीं। 223 का आपको राइट आंसर देखिएगा बी हो जाएगा आपको, प्रताप भानु मेहता ने द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक लिखा। 224 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान को किसने बनाया? ब्रिटिश संसद, गवर्नर जनरल की परिषद, भारत की संविधान सभा, एक सदी कोई नहीं। 224 का आपको सी हो जाएगा, भारत की संविधान सभा ने आपको भारत के संविधान को बनाया। 225 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने एकदम आरंभ से ही अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू किया था? ब्रिटेन, फ्रांस, भारत, एक सदी कोई नहीं। 225 का राइट आंसर सी हो जाएगा, भारत। ठीक है, भारत हो जाएगा आपको। एकदम आरंभ से ही अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू किया तो भारत ने। 226 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से, देखिएगा यहाँ पर ध्यान देंगे कि 226 निम्नलिखित में से किस देश में बहुमतवादी लोकतांत्रिक राज व्यवस्था का होना माना जाता है? श्रीलंका, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, एक सबसे अधिक कोई नहीं। 226 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा, श्रीलंका में आपको देश में बहुमतवादी लोकतांत्रिक राज व्यवस्था को होना माना जाता है। 227 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सरकार का सबसे निचला स्तर है? छावनी बोर्ड, पंचायत, नगर निगम, एक से अधिक कोई नहीं। 227 का आपको देखिएगा बी हो जाएगा, पंचायत जो है कि सबसे निचला स्तर है भारत सरकार में। एक लोकतांत्रिक राज व्यवस्था में सत्ता संघर्ष के सबसे सुंदर प्रकार के निम्नलिखित में से कौन सा है? चुनाव, विद्रोह, जन आंदोलन, एक से अधिक कोई नहीं। 228 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, चुनाव जो है कि एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में सत्ता संघर्ष के सबसे सुंदर प्रकार आपको है। 229 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग कि इनमें से किसे भारत में लोकतंत्र को गहरा करने का श्रेय दिया जाता है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, चारू मजूमदार, एक सदी का कोई नहीं। 229 का आपको राइट आंसर देखिएगा ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू को लोकतंत्र को गहरा करने का श्रेय दिया जाता है। और 230 नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे और आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे इस सेट का, कि इनमें से किस सिद्धांतकार ने लोकतंत्र शब्द को बहुतंत्र शब्द से स्थापन्न करना चाहा? हेरोल्ड लास्की, जॉर्ज सबाइन, रॉबर्ट डहल, एक सदी का कोई नहीं। तो 230 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, रॉबर्ट डहल ने ये आपको लोकतंत्र शब्द को बहुतंत्र शब्द से स्थापन्न करना चाहा। तो दोस्तों आई होप कि आज का विश्लेषण अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग इसी तरह से एक और सेट में फुल एनालिसिस के साथ हम लोग चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।